आज के हमारे गेस्ट हैं राजपाल पूनिया जी। राजपाल जी से हम बातचीत करेंगे तमाम विषयों पे। हम उनसे उस पर भी बातचीत करेंगे जिस विषय पे फिल्म बनने वाली है, यानी ऑपरेशन खुकरी। क्या हुआ था उस समय जब आप लोग वहाँ पे सिएरा लियोन में थे? जब भी मैं ऑपरेशन खुकरी की बात करता हूँ ना, थोड़ा इमोशनल, थोड़ा भावुक हो जाता हूँ। कैसे मिली सूचना, किसने दी थी सूचना? अर्ली मॉर्निंग, जैसे आप बोल रहे थे, सिस्टर जिसपे हम काफ़ी भरोसा करते थे, कैलेहुन टाउन में रहती थी, वो एक दो आदमी के साथ आई थी कि हम बैठे, उसके 5-10 मिनट के बाद ही एकदम से वो दरवाजे बंद, जितने भी अंदर लोग थे सबने हथियार निकाल लिए। सिस्टर ने भी। सबसे कामयाब और सक्सेसफुल ऑपरेशन खुकरी था, जो कि एक टाइम पे बीबीसी ने अपना स्टैंप लगा दिया था उसके ऊपर। पासिंग आउट परेड की ठीक एक रात पहले आपकी क्या हुआ था? मैं शायद अपने आप को वो मानता हूँ कि शायद ही एक ऐसा ऑफिसर होगा जिसने अपना खुद का पासिंग आउट परेड नहीं किया है। कोर्स ख़त्म होता है तो सबको पोस्टिंग्स मिलती है, और मेरी पोस्टिंग आती है ब्रिगेड मेजर इन तंगधार। काफ़ी ऑफिसर्स को पूछता हूँ मैं, यार ये तंगधार कहाँ है? अच्छा, नहीं मालूम। फिर फाइनली एक ऑफिसर बोलता है कि साधना पास पे पहुंच जाना और जरीकेन पे बैठ जाना। जरीकेन आपको नीचे स्लाइड करके सीधा तंगधार लेके चला जाएगा। ओके। हमारी तंगधार ब्रिगेड का नाम उन्होंने रखा है चटनी ब्रिगेड। दो तरीके की लड़ाइयाँ, एक तो अट्रिशन, एक है मैन्यूवर। कारगिल बहुत बड़ा उदाहरण है अट्रिशन की लड़ाई। समझाइए थोड़ा सर। अट्रिशन मतलब फोर्स अगेंस्ट फोर्स। ओके। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर क्या है? ये है मैन्यूवर की लड़ाई। अभी हमने क्या किया है, हमने वो टारगेट किए हैं जगह जहां पर कि उसका चोट कहां पे लगी, उसके दिमाग। और ये हम लोग को कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, सीज फायर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? इसमें कड़े इफ एंड बट लगे हुए हैं। आपका मेन मकसद है उसके दिमाग को हिट किया आपने, और एकदम से जो है उसको समझ में आ गया ना। आप पीओके में कुछ भी करते रहो, जैसे पुलवामा के बाद हमने किया था, पर जब तक आप पंजाब को हिट नहीं करोगे तो पानी बंद होने से कौन हिट हो रहा है? पंजाब हिट हो रहा है ना। टेररिज्म के अंदर भी एक लाइन होती है, लक्ष्मण रेखा। इस लक्ष्मण रेखा को पार करेंगे तो हर बार जवाब मिलेगा। जहाँ पे भी आर्मी इन्वॉल्व होती है वहाँ पे अग्निवीर को लेके सवाल उठने लगता है कि ये कितनी सही योजना थी, कितनी गलत योजना थी। जब एक हमारा सिपाही लड़ाई के मैदान में जाए तो उसको फिक्र नहीं होनी चाहिए कि मेरे को कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। आपके पेरेंटिंग की आपने बात की, और मुझे आपके कई सारे वो लेक्चर और पॉडकास्ट याद आ गए जिसमें आप ये कहते हैं कि देश के युवाओं को फौज में जाने से कतराना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर आपने सिर्फ एक रोजगार करना है, एम्प्लॉयमेंट करना है तो कहीं भी जाइए, पर अगर जिंदगी जीना है ना, लाइफ जीना है, तो फौज में आइए, मिलिट्री में आइए, क्योंकि जो लाइफ आपको मिलिट्री में मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ये है रखवाले यानी जिसमें हम उन लोगों से बातचीत करते हैं जिनके होने से हमारे देश, हमारी ज़मीन और हमारी आज़ादी पे भरोसा पल पल बढ़ता जाता है। आज के हमारे गेस्ट हैं राजपाल पूनिया जी, जो मेजर जनरल के पद से रिटायर हुए हैं 30 अप्रैल 2022 को। कैसे हैं सर? बढ़िया, थैंक यू। राजपाल जी से हम बातचीत करेंगे तमाम विषयों पे। हम उनसे उस पर भी बातचीत करेंगे जिस विषय पे फिल्म बनने वाली है, यानी ऑपरेशन खुकरी। कैसे हमारे देश के 233 फौजियों को वेस्ट अफ्रीकी देश में बंधक बना लिया गया था, फिर एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था जिसमें सभी को रिहा कराया गया। सकुशल गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने हथियार डालने से मना कर दिया था, विद्रोहियों के पसीने छूट गए थे। हम उनसे बात करेंगे उस पर भी, उस घटनाक्रम पर भी, कि डेरा सच्चा सौदा के आश्रम में क्या हुआ था कि सेना के अधिकारी को मीडिया कैमरों के सामने आकर बयान देना पड़ा था, और गुरमीत राम रहीम अंदर दुबका बैठा रहा। उसके समर्थकों ने जो तमाम उत्पात मचाया था उसकी खबरें तो आपने देखींगी।
राजपाल पूनिया जी से हम उस बारे में भी बातचीत करेंगे कि LOC पर क्या स्थिति रही थी जब ऑपरेशन विजय चल रहा था, कारगिल युद्ध की बात कर रहे हैं, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्या स्थिति रहती है जहां पे चीन के साथ हमारी लगातार संघर्ष की खबरें आती रही हैं। पत्थर के निशान, पत्थर की चोटों से निशान जो लगे मिलते हैं हमारे फौजियों पर, ऐसी स्थिति आती क्यों है और इससे बचा कैसे जाए। हम उनसे बात करेंगे अग्निवीर पर भी, जिस पर बार बार सवाल उठाए जाते हैं। हम उनसे बात करेंगे प्रोक्योरमेंट पर भी, हम उनसे बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर भी, और तमाम इक्विपमेंट्स पे भी जो हमारी फौज के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं एपिसोड। सर, क्या हुआ था उस समय जब आप लोग वहाँ पे सिएरा लियोन में थे, RUF के लोगों से आपकी बातचीत चल रही थी? कहानी जो बेसिक जो मुझे पता है कि वहाँ की एक महिला थी जिनको आप मुँहबोली बहन बनाए, मुँहबोली बहन थी जो आपकी, और उन्होंने एक सुबह आपको बताया कि RUF के लोगों ने हथियार डालने के लिए सहमति जता दी है, और आप गए और फिर बंधक बना लिए गए। सर, पूरा बैकग्राउंड और वो कहानी बताइए सर, क्या है? इसलिए भी पूछ रहा हूं सर कि 25 साल हो गए और कोई मूवी भी बनने वाली है शायद उस पर। थैंक यू सिद्धांत, ऑपरेशन खुकरी के बारे में बात करने के लिए। जब भी मैं ऑपरेशन खुकरी की बात करता हूं ना, थोड़ा इमोशनल, थोड़ा भावुक हो जाता हूं, क्योंकि वो उस समय की वारदात या इंसिडेंट है जबकि हम कारगिल के जस्ट बाद शांति सेना में सिएरा लियोन में गए थे, और UN पीसकीपिंग। मेन हमारा मुद्दा था कि आतंकवादियों ने एग्री किया था हमारे सामने हथियार डालने के लिए। हम वहाँ पे गए थे कि आतंकवादी हमारे सामने हथियार डालेंगे। लोमे पीस एग्रीमेंट में ये सहमति हो गई थी कि कोई भी UN का फोर्स वहाँ पे आएगा, उसके सामने वो हथियार डाल देंगे। तो हमारा मेन मकसद था आतंकवादियों से हथियार डलवाने के लिए वहाँ पे गए थे। कुछ आतंकवादी यानी वही रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट, यस, RUF, वो सहमत हो गए थे हथियार डालने के लिए। पर कुछ महीनों के बाद सिविल वॉर की लड़ाई कुछ कारण से फिर शुरू हो जाती है, जो कि कुछ RUF के लोगों को ज़बरदस्ती हथियार डलवाए गए किसी दूसरे इलाके के अंदर, ये वजह बताते हैं। या हो सकता है कि कुछ फायरिंग की वजह से जो घानियंस ने फायर किया था उसमें कुछ RUF के लोग मारे गए थे। उस वजह से जो है उन्होंने पूरे जितने भी सिएरा लियोन में शांति सेना थी सबको घेर लिया था। वो घेर लिया, और उसी घेरा डालने के पहले, जस्ट पहले हमारे को मीटिंग के लिए बुलाया, जो बाद में उन्होंने हमसे शेयर किया था कि उनकी एक टैक्टिक्स होती है कि कमांडर को उसकी फोर्स से अलग कैसे करना है। अच्छा, तो एक जैसे ट्रैप होता है ना, वैसे ट्रैप में फंसाना, बुलाना मीटिंग के लिए। और मीटिंग भी ऐसा इंपॉर्टेंट मीटिंग बोला जो हम मना नहीं कर सकते हैं कि आपके सामने हम हथियार डालने की प्रक्रिया के बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं। कैसे मिली सूचना, किसने दी थी सूचना? अर्ली मॉर्निंग, जैसे आप बोल रहे थे, सिस्टर जिसपे हम काफी भरोसा करते थे, कैलेहुन टाउन में रहती थी, वो 1-2 आदमी के साथ आई थी कि ऐसे ऐसे आज मीटिंग RUF करना चाह रहा है कि हम हथियार डालना चाह रहे हैं, उसकी प्रक्रिया के बारे में मीटिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो हम मीटिंग में गए और काफ़ी खुशी से गए थे कि मीटिंग में ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो उनका टाउन स्क्वायर या टाउन हॉल में बैठे थे, जिसके बड़े बड़े लोहे के गेट थे। हम बैठे, उसके 5-10 मिनट के बाद ही एकदम से वो दरवाजे बंद, जैसे गेट के, टाउन हॉल के गेट बंद कर लिए, लोहे के गेट ठाक ठाक करके ऐसे जोर से आवाज़ हुई और बंद हुए, और जितने भी अंदर लोग थे सबने हथियार निकाल लिए। सिस्टर ने भी, जिसको, अच्छा, जो आपकी बहन थी एक तरह से, वो भी बाद में मालूम चला कि वो भी RUF की सोल्जर थी। सो उन सब ने हथियार निकाल करके हमारे ऊपर हथियार पॉइंट किए। आप लोग कितने लोग थे? मेरे साथ में एक ऑफिसर और था और 2-3 जवान थे। अच्छा। मीटिंग में हम जब गए थे तो एक तरह से नहीं होता जैसे कि आप एकदम से सरप्राइज हो गए हो कि आपको बुलाया गया है किसी मकसद से और हथियार तान दें, और वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि UN ने हमारे सोल्जर्स को मार दिया, हमें UN पे कोई भरोसा नहीं है, शांति सेना पे कोई भरोसा नहीं है। और मेरे को बोला गया कि अभी आप हमने आपको होस्टेज रख लिया है, कैप्चर कर लिया है। उसके बाद हमें उसी गाड़ी में जिसमें हम गए थे उसी में पीछे बैठा करके, जैसे एक प्रिजनर ऑफ वार को ले जाते वैसे लेकर के अपने हेडक्वार्टर में ले गए। वहाँ पे 1 हफ्ता हम रहे हैं हेडक्वार्टर में, उनके हेडक्वार्टर में
एक हफ्ते के अंदर हमने कोशिश किया, जब मेरे को ले गए उसके साथ साथ में हमारी जो कंपनी है उसके ऊपर घेरा डाल दिया। अच्छा, जब आप वहां पे थे तो आपकी कंपनी को इधर घेर चुके थे लिया वो। और उन्होंने कंपनी को कोशिश किया कि हथियार डालें, और लेकिन आपके साथ तो गोरखा रेजिमेंट के लोग थे। तो हथियार डालने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं हम हिंदुस्तान की फौज के अंदर हथियार की पूजा करते हैं, हथियार हमारा भगवान है। वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने उनको बोला आप कितना कोशिश करो, हमारे जवान हथियार नहीं डालेंगे, आप बेशक कोशिश करो, आप मेरे को ले जाके भी खड़ा कर दोगे ना, मेरे यहाँ पे भी बंदूक रख दोगे तो भी शायद वो हथियार नहीं डालेंगे। उनके समझ में नहीं ये बात आ रही थी। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि उसमें बाकी देशों की भी फोर्स थी, इंडिया की नहीं थी, कम से कम 15-16 देशों की फोर्स थी। 100% ने हथियार डाले, जो कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा थे आप लोग। सभी के को नीली टोपी पहननी है उस समय। हाँ, तो सबने हथियार डाले सिवाय इंडियंस के। अच्छा। हिंदुस्तान की फोर्स थी जो कि अपने ग्राउंड पे अपनी जमीन पे खड़ा रहा है, हमारा सिपाही, बाकी सब ने हथियार डाले हैं। और उनको जिन्होंने हथियार डाले हैं उनकी यूनिफॉर्म तक निकाली है उन्होंने, हथियार भी लिए हैं, यूनिफॉर्म भी निकाली है, क्योंकि सरेंडर किया उन्होंने। अंडर गारमेंट्स में उनको ले जा करके लाइबेरिया में छोड़ा है, मतलब एक तरीके से ह्यूमिलिएशन। और हमने जो है ये समझा है कि हमारी जो हथियार डालने का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी कोशिश किए हैं उसके बाद भी, जो बुक में हमने लिखा है कि कैसे इस मामले को शांति से निपटाया जाए। उसके लिए मीटिंग्स भी, पहला तो मैं एक हफ्ते के बाद में किस तरीके से वहाँ से रिलीज हुआ हूँ, वो भी एक माइंड गेम जैसे बोलते हैं ना, कि जो एक लड़ाई में जब आप किसी ने आपको कैप्चर कर लिया है तो हथियार तो आपके पास अभी नहीं है, लेकिन दिमाग तो है। तो दिमाग को इस्तेमाल करके, क्योंकि हमने उससे पहले 2-3 महीने में बहुत अच्छा काम किया था वहाँ पे, वहाँ के लोगों को मेडिसिन, राशंस, काफ़ी मदद हमने किया था। तो जो पॉलिटिकल हेड जो उनका होता है ना, पापा गीमा हम बोलते थे, कि मैंने उनसे मीटिंग मांगा, पापा गीमा से मीटिंग करके और उनको कन्विंस किया कि जो है किस तरीके से आरयूएफ गलत कर रहा है, एक कंपनी कमांडर को कंपनी से अलग रख करके। और तब तक आरयूएफ को समझ में आ गया था कि हथियार नहीं डालने वाले हैं, बैकफुट पे ऑलरेडी हो चुके थे वो। तो वो एक इंसिडेंट है कि जब मॉर्निंग के अंदर डेली जब जंगल बुश में जाते थे बोतल लेकर के, तो 2-3 उनके जो सिपाही हमारे साथ में जाते थे, तो एक दिन सुबह उठ करके मैंने इतना ही बोला, वो इंग्लिश जानते थे क्योंकि ये एक ब्रिटिश कॉलोनी था। सुबह उठ करके मैंने बोला, वेयर आर माई बॉडीगार्ड्स, लेट्स गो। उनको बुरा लगा, उनको गुस्सा आ गया। ओके। बोले हम बॉडीगार्ड नहीं है, हम सोल्जर हैं, वी आर सोल्जर्स, वी आर नॉट बॉडीगार्ड्स। आई सेड नो, यू आर बॉडीगार्ड्स, यू एवरी डे गार्ड मी व्हेन आई गो इनटू द बुश। आप जान मुझे छेड़े रहे थे उनको। हाँ। ओके। तो उस एक सिर्फ उस बॉडीगार्ड और उस वर्ड ने मेरे को ये बता दिया कि इट्स वेरी इजी, कि इनके दिमाग को हिट करना बहुत आसान है। ओके। जैसे आप कई बार सोचते हो कि अभी क्या करना है, तो ये समझ में आ गया कि शायद मैं अभी दिमाग से अगर कोशिश करूं तो मामला निपट सकता है। तो वही इंसिडेंट को मैंने लिखा भी है कि एक शुरुआत थी कि बहुत आसान है, इनके दिमाग के साथ में आप अगर अपने दिमाग को लगाओ तो शायद रास्ता निकल सकता है। उसके ऊपर कोशिश किया। 75 दिन क्यों लगे? क्योंकि हमने कोशिश किया कि शांति से निपट जाए बात। कई बार मैं उनके फोर्स कमांडर से भी मिला, उनके ब्रिगेड कमांडर से भी मिला, बातचीत होती थी। तो क्या बोलते थे वो? एक चीज बोलते थे कि बाकी फोर्स गया है, आप भी चले जाइए, मतलब उनकी तरह हथियार डाल दीजिए आप। हाँ। और वो सरप्राइज थे कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं। और मैंने एक ही बात उनको बोला कि आप जो है हमारे को, हमारे भगवान, हमारे हथियार के साथ जाने दो, बाकी सब छोड़ दूंगा यहाँ पे, जो भी टेंटेज, राशंस, जो भी पर्सनल इक्विपमेंट, इंक्लूडिंग मेरी वाइफ का फोटोग्राफ भी यहीं छोड़ जाऊंगा, लेकिन हथियार लेके जाऊंगा। वो उनको समझ में नहीं आ रहा। अगर शायद इसके लिए मान जाते तो ऑपरेशन खुखरी भी नहीं हुआ होता, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा था ये बात। कई बार मीटिंग में मैंने कोशिश किया कि हम शांति सेना में आए तो शांति से कोई न कोई निपटारा हो जाए। आखिरी में जब कुछ नहीं काम करता है तो
मैंने दो हैट पहने हुए थे, एक सोल्जर का और एक डिप्लोमेट का। अच्छा। तो डिप्लोमेट वाला हैट फिर निकाल दिया, फिर एक सोल्जर ने अपना जो है हेलमेट और अपना हथियार, हमने उन पे अटैक किया, सरप्राइज अटैक, जो कि उनको सपने में भी नहीं था कि ऐसा ये कर सकते हैं। क्योंकि लगातार हम संपर्क में थे, डेली लगभग मैं बाहर आता था, उनके साथ मिलता था, उनको ये भरोसा दिलाने के लिए कि हम कोई ऐसा कुछ नहीं करने वाले। तो आप लोगों के साथ क्या मतलब एक सम्मानजनक बर्ताव किया जाता था या POW की तरह तमाम यातनाएं भी दी गई थी आपके साथ? नहीं, जो आप समझने की कोशिश करेंगे, जब एक हफ्ता मैं उनके हेडक्वार्टर में रहा हूं तब उन्होंने मेरे को कैप्चर किया है। उसके बाद मैं वापस कंपनी में आ गया हूं और हम एक 100 मीटर्स बाय 100 मीटर्स के ग्राउंड को पकड़े हुए हैं। उन्होंने बाहर से घेरा डाला हुआ है, तो वहां पे PW नहीं है, वहां पे एक घेरा है। ठीक है। सिर्फ कि ये फोर्स अंदर है और घेरा बाहर से घेरा डाला हुआ है। तो वो यातना या PW का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इट वाज मोर ऑफ ए स्टैंड ऑफ, हमारा और उनका स्टैंड ऑफ है। स्टैंड ऑफ है। सीज इज द करेक्ट वर्ड। हाँ, जो मेरे को पकड़ के ले गए हैं वो PW या जो भी आप बोलें, लेकिन जो हमारी कंपनी उसके बाद का जो है वो घेरा है। उस घेरे को तोड़ करके हम निकले हैं, उन आतंकवादियों को मार करके वापस आए हैं, इज्जत से अपने देश में वापस आए हैं। और ये इस तरीके की कहानी अपने देश को पता होनी चाहिए, इसीलिए बुक लिखा है, इसीलिए पिक्चर बन रहा है, क्योंकि अभी हमने अपना ये मकसद बना लिया है कि भाई जो हमारे देश की इतनी बड़ी कामयाबी, UN में इससे बड़ी कामयाबी आज तक नहीं हुई है। सबसे कामयाब और सक्सेसफुल ऑपरेशन कुकरी था, जो कि एक टाइम पे BBC ने अपना स्टैंप लगा दिया था उसके ऊपर जब ये ऑपरेशन खत्म हुआ है, क्योंकि ब्रिटिश 2 चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया इस ऑपरेशन में। 2 चिनूक हेलीकॉप्टर सिर्फ। पर उसके बाद BBC ने उसको इस तरीके से दिखाया कि ये पूरा ऑपरेशन ही ब्रिटिश ऑपरेशन था। ओ, आप समझ रहे हो? तो वहां पे जब हम भी देखते थे तो तकलीफ होती क्रेडिट थी। खाने बैठे थे वो। इवन एक ब्रिटिश ऑफिसर भी था वहां पे, मिलिट्री ऑब्जर्वर, उसने आर्टिकल लिखा था रीडर्स डाइजेस्ट में, कंप्लीटली ऑपरेशन कुकरी को एक ब्रिटिश नैरेटिव दे दिया। हाँ, तभी हमें लगता था कि यार ये हमारा ऑपरेशन गोरखा सोल्जर्स, नाम ऑपरेशन कुकरी, वो हमारे देश को नहीं मालूम। इसी वजह से गुरखा रेजिमेंट इसीलिए नाम कुकरी रखा गया। यस, वो एक वजह है। और दूसरा वजह है कि जब बाकी सब हथियार फेल हो जाते हैं तो गोरखा आखिरी में कुकरी निकाल आखिरी हथियार। तो हमने जो अटैक किया वो आखिरी एक ब्लो था, आखिरी रास्ता। तो ये वजह जो है आप शायद समझ पाएंगे कि हमारे देश को हमारे कामयाबी के बारे में मालूम होना चाहिए। इस तरीके की जो सच्चे ऑपरेशंस हैं उससे यूथ को मोटिवेशन मिलता है फौज में ज्वाइन करने के लिए। दूसरा है कि इतने फोर्स ने हथियार डाल दिए, सिर्फ एक हमारा ही हिंदुस्तान का सिपाही वहाँ पे खड़ा रहा है, तो ये इतनी बड़ी कामयाबी इंटरनेशनल माहौल के अंदर। तो ये वजह है कि हम इस मिशन पे अभी लगे हुए हैं कि मालूम राजपाल जी होना ये चाहिए। बताइए 5th 8th गुरखा राइफल्स, 14th मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और 23rd मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, ये सब इन बैट 1 में थे वहाँ पे। इतने लोगों के वहाँ होने, 75 दिन तक वहाँ पर सीज का जो पीरियड बीता, उसके बाद जो खुकरी हुआ, एक तो आप लोगों ने अंदर से रिवॉल्ट किया था टू मेक अ वे आउट ऑफ दैट घेराबंदी, और उसके बाद पैरा की टीमें जो यहाँ से गई थी। आप लोगों ने, क्योंकि एक कहानी है वो हमें पता है कि आप वहाँ से निकले, वो पैरा आपको लेके निकले, पैरा के लोग सब, आप सब लोग आए, पीछे माइन बिछाते जा रहे थे कि RUF के लोग की स्पीड धीमे हो, कि RUF के लोग पीछा कर रहे थे आप लोगों का जब आप लोग वहाँ से निकले। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन को सफलता तक लाने में कितना लंबा वक्त लगा था? ये ऑपरेशन एक तो बोलते हैं कि 75 दिन तो हम वहाँ थे, उसके करीब आखिरी 10-15 दिन में इस तरीके का बातचीत शुरू हो जाता है कि ऑपरेशन अभी आखिरी रास्ता जो है वो ऑपरेशन के जरिए ही शायद हम कामयाब हो सकते हैं। रेडियो सेट के ऊपर मेरा फोर्स कमांडर थे हमारे इंडिया के, जो फ्री टाउन में थे, उनसे लगातार रेडियो सेट पे मेरा बात होता है। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि अभी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेशन के जरिए जो है आप लोगों को वहाँ से निकाला जाए। अभी कहाँ हैं वो? वो भी रिटायर हो गए शायद,
यूके, उनकी बेटी यूके में है, बातचीत होती है उनसे कभी कभी? अभी भी होती है। तो वो मेरा कहने का मतलब है कि ऑपरेशन तो 2 दिन का था, तैयारी शायद 10-15 दिन की, रास्ते 3 थे। और मैं खुद हमेशा जब भी बात करता था, शायद जो रास्ता हमने लिया है उस रास्ते के बारे में हम कभी बात नहीं करते थे। वहाँ से कैलेहोन में हम जहाँ पर थे जी, वहाँ से लाइबेरिया जाना आसान था, करीब 8 किलोमीटर। वहाँ से गिनी जाना भी आसान था, करीब 5-6 किलोमीटर। लेकिन वापस दारू आना सबसे मुश्किल था, 70-70 किलोमीटर, वो भी पूरे आरयूएफ जहाँ आप लोग आए एक्चुअली। हाँ, पूरे आरयूएफ से लड़ करके। तो मेरे ऑफिसर्स थे, वो भी काफ़ी सरप्राइज हो गए जब मैंने बोला यार अभी जो है ना हम तीसरे रास्ते पे ही जाने वाले हैं। वो खुद हैरान थे कि कंपनी कमांडर को क्या हो गया है, कि जो हमेशा बात करते थे कि पहले 2 रास्ते आसान हैं, अगर निकलेंगे तो उन 2 रास्तों पे निकलेंगे। पर आखिरी समय में जब दिमाग घूमता है ना, जब 75 दिन घेर लेते हैं तो आदमी का दिमाग घूमता है, और घूमता है तो अच्छा घूम करके निकलता है कि यार अभी तो ठोक के जाना है। अभी जब इतना घेरा इन्होंने डाल के, एक सिपाही को कितना इन्होंने जलील किया है, अभी इनको बिना ठोके नहीं जाएंगे। अगर हम लाइबेरिया गए होते, हम गिनी गए होते तो क्या होता है, भागना होता ना। अभी हम आए हैं लड़ करके पूरे आरयूएफ को ठोक करके 70 किलोमीटर के रास्ते। तो आप सोच सकते हैं कि जो है मतलब कई बार ऊपर वाला ऐसे ऐसे फैसले, ऐसे ऐसे डिसीजंस दिमाग में देता है कि शायद ये नहीं किया होता तो ये इतनी बड़ी कामयाबी थोड़ी ना होती। भाग करके तो हम शायद निकल गए होते, पर इतना बड़ा कामयाबी। और उस ऑपरेशन के बाद आरयूएफ शांति वार्ता के लिए दोबारा उनकी गवर्नमेंट से संपर्क करती है। आज सिरा लियोन में पूरा पीस, शांति है, और सिरा लियोन गवर्नमेंट ये मानती है कि इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। मैं तो खुद ये हर फोरम पे बोलता हूँ कि हमारा और सिरा लियोन का आपस में आज के दिन होना चाहिए पीपल टू पीपल कोऑपरेशन, ट्रेड, इकोनॉमी, ये एक आपस का जो एक रिश्ता बन गया है ना। सिरा लियोन मानता है कि हमारे देश को आज़ाद करने में आरयूएफ से इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो कहीं ना कहीं हम इसको आगे बढ़ा नहीं पाए। अभी भी मेरा गवर्नमेंट से यही एक रिक्वेस्ट है कि इसको आगे बढ़ना चाहिए। ये जो हमारा और सिरा लियोन का एक रिश्ता है, इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ये बहुत अफ्रीका में हमारे रास्ते खुल सकते हैं। सिरा लियोन के जरिए हम पूरे वेस्ट अफ्रीका में अपना जो है ट्रेड, इकोनॉमी और बाकी पीपल टू पीपल कोऑपरेशन के उसको विस्तार दे सकते हैं। दैट इज वन पॉइंट आई हैव, कि हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। सर ये बताइएगा कि एक धारणा है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में कि वो हाथी के दांत जैसे हैं, लेकिन ऑब्वियसली ऑपरेशन खुखरी ने उस धारणा को चेंज किया, उस थिंकिंग को, उस परसेप्शन को बदला कि नहीं नहीं ये तो एक वेल इक्विप्ड आर्मी है विच कैन कैरी आउट एनी ऑपरेशन एट अ ग्राउंड। 2 सवाल हैं यहाँ पे। एक सवाल ये कि सर फॉरेन ग्राउंड पे ऑपरेट करने का के चैलेंजेस क्या थे? एक ऐसा ग्राउंड जहाँ पे अमूमन लोग आपकी भाषा नहीं समझते हैं, अमूमन लोग उस तरह से बर्ताव नहीं करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जानते हैं ना कि हमारे सामने बैठा बंदा कैसे रिएक्ट करेगा, तो हमारा क्यूआरटी क्या होगा उस पर। लेकिन वहाँ पर चीज़ें कैसे डिसाइड होती हैं? और दूसरा सवाल ये भी, क्योंकि ये कुछ लोगों ने हमसे पूछा भी कि आपसे पूछना चाहिए कि एक यूएन पीस कीपिंग फौजी के पास, फोर्स में शामिल फौजी के पास अपने ग्राउंड पर, अपने होम ग्राउंड पे ऑपरेट करने की तुलना में, कंपैरिजन में कैसे इक्विपमेंट्स होते हैं, कैसे हथियार होते हैं, उतने ही होते हैं, उससे कमतर होते हैं, कितने की ज़रूरत भर के होते हैं? दोनों के बारे में थोड़ा बताइए थोड़ा सर। एक तो क्या होता है कि कोई भी नया मिशन जब शुरू होता है ना, उसको एस्टेब्लिश करना और उसको लेआउट या उसको डिप्लॉयमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। एक पहले से ही अगर मिशन चल रहा है, आप उस मिशन में जा रहे हो तो काफ़ी आसान हो जाता है। ओके। तो हम सिरा लियोन में फर्स्ट टाइम गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि शुरू में जा कर के डिप्लॉयमेंट और जीरो से काम शुरू करना। जैसे हमारा शुरू में डिप्लॉयमेंट के लिए जा रहे थे तो आरयूएफ ने रोक दिया कि आप नहीं जा सकते आगे। अभी आप लड़ेंगे तो मिशन शुरू होने से पहले ही शायद शांति खत्म हो जाएगी, क्योंकि पीस कीपिंग और पीस मेकिंग 2 अलग मिशन है, चैप्टर 6 और चैप्टर 7।
तो हम चैप्टर 6 में गए थे, विच इज पीस कीपिंग। तो पीस कीपिंग का जो होता है काम वो थोड़ा अलग है, पीस मेकिंग का काम थोड़ा अलग है, पर दोनों ही काम में यूएन फोर्स को अपना न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना बहुत जरूरी। न्यूट्रलिटी कि मैं किसी ग्रुप की तरफ नहीं हूँ। सिविल वार में क्या काफ़ी सारे ग्रुप होते हैं जो लड़ रहे होते हैं आपस में, अगर हम भी एक ग्रुप बन के जाके लड़ना शुरू कर दें शुरू में ही, तो आप भी शामिल हो गए। तो आपको अपना न्यूट्रलिटी, ताकि सब ग्रुप आपका कहना माने। तो शुरू में आपको ये ध्यान रखना है कि आप पहले अपना मिशन को पहले एस्टेब्लिश करें, ठीक से वहाँ पे लागू करें, और एक बार आप ठीक से ग्राउंड पे लग गए हैं उसके बाद आगे का कार्रवाई शुरू करें। तो जैसे आपने बोला चैलेंजेस काफ़ी होते हैं, क्योंकि माहौल अलग है, हिंदुस्तान से अलग माहौल है। दो इश्यूज जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जैसे एक तो मैंने बोला न्यूट्रलिटी, आपको काम भी करना है और अपना पोजीशन को कामयाब रखना है कि मैं यूएन वाला हूँ, मैं यहाँ पे पीस कीपिंग के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे जितने भी आपके ग्रुप हैं इनमें किसी ग्रुप के साथ मेरा कोई लगाव नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 है जो कि डिप्लोमेटिक। हम इंडिया में डिप्लोमेसी के बारे में किसी कोर्स में मिलिट्री में नहीं सिखाते, क्योंकि हम सोल्जर्स हैं। यहाँ पे कश्मीर में भी काम करते हैं, जहाँ भी हम काम करते हैं सोल्जरिंग एक सिपाही का ड्यूटी है। डिप्लोमेसी हमारा यहाँ पे इतना काम नहीं है, पर यूएन में कंप्लीट डिप्लोमेसी है, खासकर एज ऑफिसर। हर दिन सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपको बहुत डिप्लोमेसी और कूटनीति से काम लेना पड़ेगा। तो वो आप जाकर के ग्राउंड पे ही सीखते हैं। जैसे मैंने भी सीखा, जब उन्होंने पकड़ लिया है, जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि कैसे दिमाग में आया कि हाँ यार अभी हम शायद इनके दिमाग को हिट कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो कूटनीति की जो भाषा है, कूटनीति का जो ट्रेनिंग है, वो शायद मेरे हिसाब से हमें यूएन जाने से पहले एटलीस्ट ऑफिसर्स को, जेसीओज को ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा काम, खासकर पीस कीपिंग असाइनमेंट्स में डिप्लोमेसी ज़्यादा है। जो आप 1 साल के लिए गए हो, जब तक सीखते हो आपका शायद आधा टेन्योर हो जाता है, डिप्यूटेशन कहीं और जाना पड़ेगा। सो ये बहुत ज़रूरी है कि। और इक्विपमेंट्स की बात, इक्विपमेंट वही इक्विपमेंट है जो हमारे पास, जैसे हमारे यहाँ से जो बीएमपी बोलते हैं, जो एक टैंक का छोटा वर्जन बोला जाता है, बीएमपी हम लेकर के गए हैं। अम्युनिशन वही है, हथियार वही है, उसमें कोई कमी नहीं है। तभी तो जब ये ऑपरेशन हुआ तो चैप्टर 6 से चैप्टर 6.5 एक नया टर्म शुरू किया गया, जो ऑपरेशन खुखरी करने के लिए हमारे को, जो यूएन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क ने पास किया कि सीरा लियोन मिशन को भी चैप्टर 6 से हम अपग्रेड कर रहे हैं, चैप्टर 6.5। तो हथियार थे हमारे पास, तभी तो हम लड़ सकते थे। हथियार अगर नहीं होते, ये सब इक्विपमेंट नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन आने के टाइम पे फिर आपको इक्विपमेंट कहाँ से आएगा। तो अम्युनिशन, हथियार, ये सब जो इंडिया में हमारे पास है वो सब लेकर के जाते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। सर आपके बारे में एक कहानी है, छोटी सी जानना चाहता हूँ। आपकी पासिंग आउट परेड की पहली एक शाम थी स्विमिंग पूल के पास आपको कमान मिली हुई थी पासिंग आउट परेड लीड करने की। स्विमिंग पूल के पास आप लोगों का कार्डर बटा हुआ था कि कैंटीन से इशू डे के दिन एक स्टूडेंट को 1 बियर की बोतल मिलेगी, इतना ही राशन फिक्स था। लेकिन कुछ लोग थे जो बियर नहीं पीते थे या शराब नहीं पीते थे, तो एक पूल पार्टी, एक बियर, और फिर रैथ ऑफ मेजर मुथन्ना। क्या हुआ था सर पासिंग आउट परेड की ठीक 1 रात पहले आपकी, क्या हुआ था? लिखा है ये रिजॉइस इन एडवर्सिटी में, शायद आपने पढ़ा। हाँ है। जी। क्या है कि मैं शायद अपने आप को वो मानता हूँ कि शायद ही एक ऐसा ऑफिसर होगा जिसने अपना खुद का पासिंग आउट परेड नहीं किया है। वही मैंने लिखा है कि हर ऑफिसर पासिंग आउट करके ही ऑफिसर बनता है। पर ये इंसिडेंट जो हुआ था, जो आप बता रहे हैं, इस इंसिडेंट की वजह से मैंने अपना पासिंग आउट नहीं किया है। मेरे जो कोर्समेट्स हैं उनको भी हैरानी है, क्योंकि जब इस बुक में उन्होंने पढ़ा तभी उनको मालूम चला, वरना लोगों को नहीं मालूम है कि बिना पासिंग आउट परेड या बिना पासिंग आउट किए कैसे ऑफिसर बन सकते हैं। तो शायद पुनिया ही वो ऑफिसर है जो बिना पासिंग आउट के, बिना परेड किए और बिना आखिरी कदम जो होता है ऑफिसर बनने का, वो स्टेप किए हम बने हैं। तो ये एक इंसिडेंट है जो हल्के
मिजाज में और अरे बताइए, प्लीज बताइए। मेजर मुसन्ना ने आपसे पूछा कि आपको ब्रिगेड कमांड किसने दी थी, क्या हुआ था? वो इंसिडेंट तो आपने बोल दिया, जैसे कि बियर जो है हमारे को, सर बताइए, लोग सुनना चाह रहे हैं। बियर उस टाइम पे, अभी तो शायद अभी भी मिलती होगी, लेकिन उस टाइम पे हमें बियर इशू हुआ करती थी 3rd टर्म में, 1 बॉटल बियर पर जेंटलमैन कैडेट, 1 बियर। और वो बियर जैसे आपने बोला, कुछ नहीं पीने वाले होते थे, उनकी बियर भी जो है पीने वालों के पास जाती थी तो ज़्यादा हो जाती थी। तो उस दिन वो बियर पी करके स्विमिंग पूल में पार्टी का प्लान बन गया था, जो कि बहुत रेयर होता है एकेडमी में। और पासिंग आउट से 2 दिन पहले होना, और उसके जब हम उधर उस बियर पार्टी में थे तो पीछे से मेजर मुथाना कंपनी कमांडर थे हमारे, उन्होंने कंपनी का फॉल इन बुलाया, उसमें हम नहीं थे। तब तक मैसेज वहाँ पे पहुँच चुका था कि मेजर मुथाना ने फॉल इन बुलाया, तो बाकी सब जितने भी कैडेट्स थे वो तो उसी समय दौड़ करके भाग करके वापस अपने बटालियन में आ जाते हैं, फॉल इन में शामिल हो जाते हैं। हम शायद बस आप नहीं गए थे। बियर के मूड में रह जाते हैं। ओके। हम बोलते हैं देखेंगे, तो वो मिसिंग फ्रॉम द परेड। हाँ आप मेजर मुथाना की परेड या फॉल इन में मिसिंग थे। हाँ। तो अगले दिन मेजर मुथाना ने बुला लिया कि आप मिसिंग थे मेरे फॉल इन से। तो मैं बटालियन अंडर ऑफिसर हुआ करता था, तो मैंने बोला सर मैं आई एम बटालियन अंडर ऑफिसर, तो आई थॉट कि शायद मेरे लिए आपका फॉल इन लागू नहीं है, क्योंकि कंपनी के ऊपर होता है बटालियन। ओके। तो उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला मैंने आपको बटालियन अंडर ऑफिसर बनाया है, मैंने बनाया है, तो आप मेरे ही फॉल इन में नहीं आओगे तो कैसे होगा। तो हमारा भी जवान जोश था, तो हमने बोल दिया कि अगर आपने बनाया तो ले लीजिए अपने टैब्स वापस। तो उन्होंने बोला हम लेंगे, लेकिन तरीके से लेंगे। उसके बाद जैसे एक मार्चअप होता है ना, एक डिसिप्लिन के ऊपर, वो मार्चअप करके मतलब बटालियन अंडर ऑफिसर से अभी आपको जेंटलमैन कैडेट दोबारा बना दिया। मतलब आप अपॉइंटमेंट हो और आपको डी टैब, मतलब वो टैब आपके ले करके आपको दोबारा से जेंटलमैन कैडेट। उसका मतलब क्या होता है कि आप पहले स्वॉर्ड तलवार के साथ में जो परेड कर रहे थे, कमांड कर रहे थे, अभी आपको राइफल के साथ में पीछे लगना पड़ेगा, आगे नहीं। तो प्रैक्टिस पूरा हो चुका था, इतने दिनों से प्रैक्टिस चल रहा था। अब आखिरी वक्त में तलवार को छोड़ करके राइफल ले करके दोबारा परेड में मिलना शायद हमारे ड्रिल इंस्ट्रक्टर और एडजुटेंट साहब को मंजूर नहीं था। तो उन्होंने बोला ठीक है आप रहने दीजिए, आप परेड नहीं कीजिए। तो बिना परेड के और बिना पासिंग आउट हुए कमीशन मिला। और वो स्टार भी मैंने कैसे पहना, इसी एपिसोड में लिखा है मैंने कि मेरे जो ओर्डली थे, एक ओल्ड मैन, वहाँ पे आईएमए में सिविलियन ओर्डलीज होते हैं जो काफ़ी समय से आईएमए में नौकरी कर रहे होते हैं। उसकी शायद 50 साल की उम्र थी। तो सुबह उठ करके हमने यूनिफॉर्म पहना और बाबा को बोला बाबा हमारे स्टार लगा दो। ही क्राइड, बाबा मतलब बहुत भावुक हो गया कि हम 50 साल की उम्र हो गई है, आज तक किसी ने हमारे से स्टार नहीं पहना। तो वो मेरे को याद है कि शायद उस बाबा का आशीर्वाद था, जो आगे आप जैसे बात कर रहे हो इस तरीके के ऑपरेशंस हुए हैं, ऑपरेशन कुकरी, कारगिल में भी मान लो हम कश्मीर में थे, या बाकी पराक्रम है ऑपरेशन, या अरुणाचल में थे। तो उसी बाबा का आशीर्वाद है, क्योंकि बाबा से स्टार पहन के मैंने अपने ओर्डली अपने बाबा से आशीर्वाद लिया है उस दिन जिस दिन हमारे को कमीशन मिला है। और वो बाबा ने शायद भावुक होकर के और मैं गले हम मिले हैं, और हम दोनों के आंखों में आंसू था। और उसी बाबा का आशीर्वाद है शायद जहाँ भी रहे, एक्टिव जो है, इवेंटफुल रहा है लाइफ, पर कामयाबी मिली है हर जगह, सब इसकी मेहरबानी। फिर सर आप जम्मू कश्मीर राइफल्स में 14th मर्केंडाइज इन्फेंट्री, वहाँ पर आप डिप्यूट होते हैं सबसे पहले। उसके बाद एक जो सफ़र निकलता है आपका, एक वो लंबा वक्फा आता है, और फिर वो साल 1999 वाला वक्त, ऑपरेशन विजय, तंगधार, कुपवाड़ा सेक्टर में आगे तंगधार पड़ता है, वहाँ पर आप पोस्टेड रहे।
ऑपरेशन विजय सर एक समय मतलब जो हम लोग जानते हैं कि वो कारगिल में, द्रास सेक्टर में यहाँ पर लड़ा जा रहा था। कई सारे पॉइंट्स थे जिनको कि रिकैप्चर करना था। मुजाहिदीन के भेष में पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी फौजी आके ऊपर बैठ गए थे, उनको हटाना था, वॉश आउट करना था। हम एयरफोर्स का उपयोग बहुत एनसी विज ने अपनी किताब में लिखा है, इसमें जनरल एनसी विज ने रिटायर्ड, कि हम इसको एयरफोर्स का उपयोग बहुत स्विफ्टली नहीं कर सकते थे क्योंकि एलओसी क्रॉस करने के खतरे थे। लेकिन उस समय सबका ध्यान हटा हुआ था कि सर उस सेक्टर में क्या हो रहा है जो कश्मीर से एकदम, कश्मीर यानी श्रीनगर के आसपास एकदम सटा हुआ है, श्रीनगर से 2-3 घंटे के रास्ते पे, जैसे तंगधार वाला सेक्टर हो गया। क्या स्थितियाँ थी सर वहाँ पे उस समय? पहला तो तंगधार जो जगह है वो बहुत कम लोगों को मालूम है। यहाँ तक कि जब मेरा पोस्टिंग आता है, हम वेलिंगटन में थे, स्टाफ कॉलेज कोर्स कर रहे थे, कोर्स ख़त्म होता है तो सबको पोस्टिंग्स मिलती है और मेरी पोस्टिंग आती है ब्रिगेड मेजर इन तंगधार। काफ़ी ऑफिसर्स को पूछता हूँ मैं, यार ये तंगधार कहाँ है? अच्छा, नहीं मालूम। फिर फाइनली एक ऑफिसर बोलता है कि साधना पास पे पहुंच जाना और जरीकेन पे बैठ जाना, जरीकेन आपको नीचे स्लाइड करके सीधा तंगधार लेके चला जाएगा। अच्छा। मेरा कहने का मतलब है कि तंगधार ही एक सिर्फ ऐसा एरिया है जहाँ की पाकिस्तान ऊपर हाइट्स पे डोमिनेट कर रहा है और तंगधार बाउल की तरह नीचे है। शमशाबाड़ी रिज के ऊपर हमारा, कुपवाड़ा के आगे शमशाबाड़ी रिज पे पूरा डिप्लॉयमेंट है हमारा फोर्स का। तंगधार ही सिर्फ एक इलाका है जो शमशाबाड़ी रिज के आगे है, जो नीलम रिवर, जो पाकिस्तान या पीओके में बोलते हैं और हम बोलते हैं कृष्ण गंगा रिवर, वहां तक ये तंगधार जाती है। तंगधार का मतलब है एक नैरो स्ट्रीम, एक नाला है जो जा करके इसके अंदर मिलता है कृष्ण गंगा रिवर के अंदर। उस नाले के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा जगह है, ज़्यादा जगह भी नहीं है, और चारों तरफ से ऊपर से इस बाउल, इस कटोरे के ऊपर पूरी पहाड़ियों पे फ्लैग हिल, बर्बाद हिल, ये सब हिल्स के ऊपर पाकिस्तानी बैठे हुए, पाकिस्तानी फोर्स। तो जब ये कारगिल ऑपरेशन होता है तो हमें पहले से ही इसकी उम्मीद थी कि जो कारगिल में हो रहा है उसका अगर उन्होंने कुछ रिवेंज या कुछ काउंटर करना है तो तंगधार के ऊपर करेंगे। तो जब मैं खुद वहाँ पे ऑपरेशन देख रहा था तो हमने पहले ही इस चीज़ के लिए वार्निंग दे दिया था कि अभी अपना तैयारी कर लो, क्योंकि जितना हैवी बम्बार्डमेंट वो ऊपर से कर सकते थे वो कर रहे थे तंगधार उनके लिए, और उनके लिए बड़ा आसान होगा स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि ऊपर से बिल्कुल नीचे फायर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और दूसरा क्या है कि जो ये 1948 में जो ऑपरेशन हुआ था, जबकि हमने जितना भी उनके कबीले या जितने भी उनकी फोर्स आ गई थी उसको वापस फ्लश आउट करने के लिए ये ऑपरेशन को जब बंद या कॉल ऑफ किया था, तब टीथवाल, बैटल ऑफ टीथवाल जो तंगधार के अंदर ही है, वहाँ पे जाके ख़त्म हुआ था। पर हम उस ऑपरेशन को रुकने से जो है आगे की जो पहाड़ी इलाका है उसको कैप्चर नहीं कर पाए थे। तो ये एक सेंसिटिव एरिया बन गया है, और सेंसिटिव इतना है कि वो उसको आपको नाम बोलूँगा तो आप भी हैरान हो जाओगे। जो पाकिस्तान हमारे को बोलता है कि ये चटनी ब्रिगेड है। चटनी ब्रिगेड? कि हम तंगधार की चटनी तो कभी भी बना सकते हैं, इसलिए चटनी बना सकते हैं कभी भी। हाँ, तो इसलिए उन्होंने नाम ही चटनी ब्रिगेड रखा है। ओके। हमारी तंगधार ब्रिगेड का नाम उन्होंने रखा है चटनी ब्रिगेड। कभी पीस सकते हैं इनको, ये उनका ये सोचना है। तो जब ये हालात जब बनते हैं कारगिल में और जब हैवी शेलिंग आती है, हमारा अम्यूनिशन डंप भी वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो हमारे पास एज ए यंग मेजर मैं बोलूँगा, मेरे पास और कोई रास्ता शायद नहीं था कि हमने ब्रिगेड कमांडर को सुझाव दिया कि अभी ये बोफोर्स गन को बुलाया जाए तंगधार के अंदर, और यहाँ से हम आरटी फायर करेंगे। यहाँ से आरटी फायर है, मुजफ्फराबाद को टारगेट करेंगे, तब इनको समझ में जो पीओके में है। हाँ, तो पहले तो ब्रिगेड कमांडर भी हैरान थे कि रेंज में है। मैंने कहा बिल्कुल है, अगर शमशाबाड़ी से फायर किया जाता है तो रेंज में नहीं है, पर अगर बोफोर्स गन अंदर आ जाती है तंगधार में तो तंगधार से सीधे फायर करें, मुजफ्फराबाद पे कर सकते हैं। वही तरीका है इसको वापस, अगर हमने एक मैसेज देना है कि भाई ये बंद करो नहीं तो टारगेट मुजफ्फराबाद, तो पहली बार बोफोर्स गन
तंगधार में आने का जो रास्ता है वो भी बहुत ही मुश्किल था, उसको तैयार किया गया और किसी तरीके से हम 2 बोफोर्स गन उस टाइम पे आ पाई अंदर लेकर के आए और बोफोर्स गन की रेंज में मुजफ्फराबाद होने से फिर जो है धमाके मुजफ्फराबाद में सुनाई दिए। इन्होंने यहाँ शेलिंग रोक दी। ये एक्यूप्रेशर है, कौन से प्रेशर पॉइंट को दबाना है। एलसी के ऊपर जो फायरिंग होती है ना, उसमें आपको पता होना चाहिए कि उसकी सेंसिटिविटी कहाँ है। फायरिंग तो है लेकिन दिमाग का गेम है। एंड एज ब्रिगेड मेजर मेरे को 2 साल हो चुके थे, मेरे पूरा जो है इलाका समझ में आ चुका था कि जब यहाँ फायर होगा तो कहाँ फायर करना है। तो ये एक्यूप्रेशर का गेम चलता है वहां पर कि इसने यहाँ पे प्रेशर पॉइंट दबाया तो आप यहाँ दबाइए, काउंटर करोगे तो वो रिकॉइल करेगा। तो ये आखिरी रास्ता था मुजफ्फराबाद, जिसकी वजह से शायद उसको समझ में आया कि तंगधार को टारगेट करेंगे। वो बोले आप सिविलियन टारगेट का, हमने कहा तंगधार टाउन भी सिविल टारगेट है। हम ब्रिगेड जो तंगधार का है हमारा, उसके अंदर फायर आने से ज़्यादा फायर तो तंगधार टाउन में आ रहा था। तो मैंने तुम भी वही कर रहे हो, क्योंकि एक पहाड़ी के बीच में छुपाव के अंदर ब्रिगेड था, लेकिन जो तंगधार टाउन था वो तो खुले में था। मैंने कहा तुम भी सिविल एरिया में ही कर रहे हो ना। ये चलता था आपस में जो मैसेज है कि भी तुम भी तो, मुजफ्फराबाद बड़ा टाउन होगा पर तंगधार भी तो एक टाउन है, छोटा है, कस्बा है। तुम यहाँ करोगे तो फिर उसका जवाब तो मिलेगा ना। अच्छा, टॉक्स होती थी आपस में उधर इंट सोर्सेज के थ्रू। तो वो मैसेज उनको मिल गया कि भाई अगर तुम अभी तंगधार टाउन पे फायर करोगे तो उसका जवाब मुजफ्फराबाद में दिया जाएगा। तो ये मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें आप जब ग्राउंड पे जाते हो ना, तभी सीखने को मिलती है कि कैसे दिमाग से लड़ाई लड़ना है। लड़ाई हमेशा दिमाग से ही जीती जाती है। दिल से प्यार मोहब्बत में आप कामयाब हो सकते हो, लेकिन लड़ाई में जो है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा। वो दिमाग ऐसा लगाना है कि आपको, जो आपके सामने दुश्मन है ना, चोट उसके दिमाग पे जानी चाहिए। अगर आपने चोट उसके दिमाग पे नहीं की, 2 तरीके की लड़ाई है, एक तो अट्रिशन, एक है मैन्यूवर। कारगिल बहुत बड़ा उदाहरण है अट्रिशन की लड़ाई। समझाइए थोड़ा सर। अट्रिशन मतलब फोर्स अगेंस्ट फोर्स। ओके। अट्रिशन मतलब आपके, मैं अगर बॉक्सिंग मारूं या एक फिजिकल आपको चोट पहुंचाऊं, वो अट्रिशन। मैन्यूवर है कि मैं आपके दिमाग को हिट करूं। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर क्या है? ये है मैन्यूवर की लड़ाई। अभी हमने क्या किया है, हमने वो टारगेट किए हैं जगह जहां पर कि उसका चोट कहां पे लगी, उसके दिमाग में। अट्रिशन की लड़ाई होती है, अगर हम आमने सामने की लड़ाई लड़ते, फोर्स वर्सेस फोर्स, तो होती है अट्रिशन की लड़ाई। पर अगर आपने मैन्यूवर करके डायरेक्ट उसके दिमाग पे चोट किया ना, तो फिर वो बोलता है सीज फायर करो। हाँ। तो यही है मतलब। और बहुत से लोग मैन्यूवर को मूवमेंट या कोई भी फोर्स की मूवमेंट से लिंक किए, वो नहीं है। हम भी आज जो है 40 साल करके फोर्स में रिटायर हो गए। अभी शायद भरोसे के साथ कह सकते हैं कि मैन्यूवर वारफेयर जो है, आप दुश्मन के दिमाग को हिट कीजिए, और ये किसी की डोमेन में, आर्मर्ड कोर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, किसी की डोमेन नहीं है। हर फोर्स को करना चाहिए, चाहे इन्फेंट्री हो, आर्टिलरी हो। मैन्यूवर की लड़ाई हमेशा लड़ना है, और मैन्यूवर की लड़ाई वही होती है जो आप दुश्मन के दिमाग को हिट करो। अगर उसके दिमाग पे चोट पहुंचेगी ना, तो शायद वो बहुत जल्दी हथियार डालेगा। ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखते हैं सर आप? अच्छा ऑपरेशन, बोल्ड लीडरशिप जरूरी है, ये मैसेज देना। तो ऑपरेशन सिंदूर से हमने नॉट ओनली पाकिस्तान, पूरी दुनिया में अपना घोषणा, अनाउंसमेंट हो गया है कि सुपर पावर इन मेकिंग। बहुत बड़ा कामयाबी है। और ये हम लोग को, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं सीज फायर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। इसमें बड़े इफ एंड बट लगे हुए हैं। देखो, जो मकसद हमारा है वो हासिल हो गया। अगर आप मान लो, मैं उदाहरण दूंगा, जुकाम आपको हो गया, आप सीधा ही पेनिसिलिन इंजेक्शन ले रहे हो। आपको टेबलेट से अगर उतना मैसेज मिल गया ना, अब तो आपने आमने सामने की लड़ाई लड़के, 2 महीना लड़ाई लड़के, जैसे अट्रिशन वाली लड़ाई नहीं होती, वो लड़ना है तो अलग बात है। आपका मेन मकसद है उसके दिमाग को हिट किया आपने, और एकदम से जो है उसको समझ में आ गया ना, उसी को नहीं पूरी दुनिया को समझ में आ गया ना कि इंडिया हैज अराइव्ड, भविष्य हिंदुस्तान का है।
और साथ में जो ये पानी बंद करने का डिसीजन हुआ है, बहुत बड़ा डिसीजन हुआ है। तो पाकिस्तान का बैकबोन किसको मानते हैं? पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब। समझ गया। तो सिंदूर में भी इस बार टारगेट हमने कहाँ किया है? पाकिस्तान पंजाब में टारगेट किए ना, उसको चोट वहीं लगती है। आप पीओके में कुछ भी करते रहो, जैसे पुलवामा के बाद हमने किया था, पर जब तक आप पंजाब को हिट नहीं करोगे तो पानी बंद होने से कौन हिट हो रहा है? पंजाब हिट हो रहा है ना। पंजाब जो एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा, मैं बोलता हूँ उनका प्लस पॉइंट है ना, ये पानी की वजह से ही तो है। आप पानी बंद कर दोगे आने वाले समय में तो क्या होगा? जो हरा भरा इनका पंजाब है वो रेगिस्तान बन जाएगा ना। इकोनॉमी इनकी पूरी पंजाब के एग्रीकल्चर के ऊपर ही तो है। तो ये इस तरीके की जो भी सोच विचार हो रहा है, और जिस तरीके से जो हमारा मेन एम था ना ऑपरेशन सिंदूर का, वो मैसेज देना था, वो मैसेज चला गया। उसके आगे आप समझते हो कि आपने पूरा कैप्चर करना है जा करके, या वो एम नहीं था। जो अपने एम था वो आपने पूरा हासिल किया। हो गया। उसके बाद आप जो है एक महीना लड़ते रहो, लेकिन एक जो मैसेज देना था, टेररिज्म को ख़त्म करो। और अभी जो हमने पूरी दुनिया में अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भेजा है एक मैसेज लेकर के, और दूसरा ये पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि शायद जो एक थ्रेशोल्ड है, टेररिज्म के अंदर भी एक लाइन होती है, लक्ष्मण रेखा। इस लक्ष्मण रेखा को पार करेंगे तो हर बार जवाब मिलेगा। तो शायद वो अगली बार सोचेगा कि ये लक्ष्मण रेखा को पार करना नहीं करना है। एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है टेररिज्म में। पिछले काफ़ी टाइम से बार बार पाकिस्तान उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर रहा है। और अभी शायद ये भी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि टेररिज्म आया कहाँ से है। हाँ सर, टेररिज्म के बारे में बताइए, और काउंटर इंसर्जेंसी ऑप्स पे भी आप शामिल रहे लंबे समय तक, उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, ये ऑपरेशन टोपाज, जब यूएसएसआर की फोर्स जब अफगानिस्तान में आ जाती है, तो उस जमाने में दो सुपर पावर होती थी, एक अमेरिका, एक यूएसएसआर। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को बेस बना करके आतंकवाद को पैदा किया। उसमें जितने भी ये आईएसआई के नीचे जो आतंकवादी गुट थे, इंक्लूडिंग तालिबान, आई वुड से, इन सबको पैदा किया गया था। और ये गुटों ने फिर जो है अफगानिस्तान में लड़ाई की यूएसएसआर से, और वहाँ पे कामयाबी मिलने के बाद वही चीज़ पाकिस्तान फिर कश्मीर में लेकर के आए। वही जो आतंकवाद का रास्ता है उसको वापस वहाँ पे कामयाब होने के बाद, मतलब अफगानिस्तान में कामयाब होने के बाद, कश्मीर के अंदर लेकर के आए। तो ये एक आतंकवाद जो है, कई लोग बोलते हैं कि यार एक कोलिशन बनाओ, अमेरिका को, इन सब देशों को मिला करके कोलिशन बना करके हमने आतंकवाद से लड़ना है। नहीं कामयाब होंगे। हमें तो लड़ना पड़ेगा अपने दम पे। हिंदुस्तान को या इंडिया को आतंकवाद से अपने दम पे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यही जो विकसित देश हैं, इन्होंने तो आतंकवाद को बढ़ाया है। वरना साउथ एशिया में उससे पहले आतंकवाद था क्या? आप खुद ही देख लो। साउथ एशिया में ये 80 के आसपास हुआ है, 80 के दशक में, 80s में शुरू हुआ है। उससे पहले आतंकवाद नहीं था। और ये क्यों शुरू हुआ है? वो अफगानिस्तान की वजह से, और उसके बाद में कश्मीर में आ गया है। वो मुजाहिदों ने जो हथियार उठाए, मतलब आप बता रहे हैं सर, तो मुझे ध्यान आ रहा है कि यूएस की कुछ फिल्म्स थी, इवन जो रैम्बो सीरीज़ आई थी सिल्वेस्टर स्टैलोन की, रैम्बो सीरीज़ में तो आखिर में एंड प्लेट चलती है, उसमें लिखा हुआ है कि ये फिल्म हमारे अफगान में एक्टिव मुजाहिदों को समर्पित है, या उनके सहयोग के बिना नहीं पूरी हो सकती, इस आशय की कोई बात लिखी हुई थी। तो यूएस ने तो मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान में बहुत पैसा पंप किया। मतलब मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था, उसमें तो ये भी लगा था कि मदरसों में, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल पे, कि वहाँ के मदरसों में बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी, फिर ट्रेनिंग से उनको वापस भेजा जाता था कि अफगानिस्तान जाओ। और रही बात काउंटर टेररिज्म में, अभी जैसे 1989 में जब पीक पे शुरू हुआ, मैं खुद 90s के दशक में वहाँ पे रहा हूँ कश्मीर में, तो शुरू में हम लोगों ने भी ग्राउंड पे जाके सीखा कि कैसे लड़ना है। वहाँ पे इतना ज़्यादा आतंकवादी थे कश्मीर में कि हमें भी शुरू में समझना पड़ा है कि पहले, सबसे पहले ज़रूरी है कि एक ग्रिड सिस्टम में आप डिप्लॉयमेंट करो। राष्ट्रीय राइफल को जो बनाया गया है, पूरे कश्मीर को कवर किया गया है ग्रिड डिप्लॉयमेंट्स के। आपकी कंपनी बेस जो है अलग अलग एरिया में डिप्लॉय करके, और वहाँ से आपने फिर पेट्रोलिंग करना है कि कैसे आप फ्लैश आउट करो टेररिस्ट को कश्मीर से।
फ्लश आउट करने के लिए कितने साल लगे? 10 साल। पर वो हो गया है लगभग। अभी कश्मीर को हम लगभग, कुछ सिंपैथाइजर तो हैं, पर जो टेररिस्ट जैसे खुले घूमते थे ना कश्मीर में, एकदम हथियार लेकर के सरेआम, एक नहीं 20-20, 40-40 टेररिस्ट एक साथ घुमा करते थे वहां पे। कई बार तो हमारी पेट्रोल से क्लैश होता था, तो हमारी पेट्रोल समझती थी कि अभी हमने इनसे लड़ने की बजाय जो है वापस कंपनी बेस जा करके रीइंफोर्समेंट लेकर के आना बेहतर है। इस तरीके से हालात थे वहाँ पे कश्मीर में। वो हालात काफ़ी सुधर चुके हैं। अभी हमारा कश्मीर में काफ़ी हद तक शांति है। अभी हमारे को, मेरे हिसाब से अभी हमने ध्यान देना है कि किस तरीके से हम लाइन ऑफ कंट्रोल को रीइंफोर्स करें। कैन यू से दैट सर कि कश्मीर में भी मोटा मोटी शांति है? कैन यू से दैट इवन आफ्टर द पहलगाम अटैक सर? यस, वो आई एम सेइंग कि यू सी पहलगाम अटैक या जो भी है, ये वन वर्ड इंसिडेंट जो है वो बिना अक्रॉस पाकिस्तान के सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकते। इसमें सब में आपको ही मालूम है पाकिस्तान का हाथ है। और जितने भी आपके लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके आते हैं ना पार से, अभी समय आ गया कि उसको हम रीइंफोर्स करें लाइन ऑफ कंट्रोल को, ताकि वहाँ से पार आने के लिए अगर परिंदा भी आए ना तो उसको भी परमिशन लेना पड़े। इस तरीके का डिप्लॉयमेंट हम कर सकते हैं और वो मुश्किल नहीं है। अभी फेंस बन चुकी है वहाँ पे, अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सर्विलेंस के इक्विपमेंट हैं, ड्रोन्स हैं, और हमारा डिप्लॉयमेंट अभी आर्मी का फॉरवर्ड हैवी होना चाहिए। और जो कश्मीर वैली है इसको हम ज़्यादा पैरामिलिट्री और पुलिस, अभी जे.एंड.के पुलिस भी काफ़ी पहले से काफ़ी उनके एसओजी ग्रुप की तो बहुत चर्चा है, और पैरामिलिट्री भी काफ़ी स्ट्रेंथ के अंदर है कश्मीर में। तो अभी हमारा मिलिट्री या आर्मी का ज़्यादा ध्यान इसमें होना चाहिए कि अक्रॉस जो पाकिस्तान अच्छा, से, आप ये कह रहे हैं कि जो फौज है उसका ध्यान एलओसी पे और एलओसी पे ज्यादा रहे। राइट टाइम टू शिफ्ट। पहले हमने कश्मीर में फ्लश आउट किया, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, पहले पूरी आर्मी ने लग करके कश्मीर से आतंकवाद को फ्लश आउट किया है। अभी जब हम कामयाब हो गए, अभी हमारा ध्यान लाइन ऑफ कंट्रोल पे होना चाहिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल को इतना ज़्यादा हम रीइंफोर्स करें कि पार से कोई भी अंदर नहीं आ सके। और वो कई लोग बोलेंगे ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, मैं बोलता हूँ बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों है? क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन के रास्ते होते हैं। मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे सर्विस किया है, ऑपरेशंस देखे हैं, हर जगह से नहीं आते हैं, कुछ रास्ते होते हैं जहाँ पे हमें पता है ये रास्ते हैं जहाँ से कि इन्फिल्ट्रेटर्स आ सकते हैं। एलओसी से आते हैं, पर उनके रास्ते हैं। और आईबी से क्या चीज? एलसी से जो आते हैं उसी की बात कर रहा हूं मैं, कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो पोरस पॉइंट्स हैं, हाँ, नाले हैं, बहुत पहाड़ी इलाका है, मतलब कुछ बीच बीच में से ऐसे रास्ते हैं जहाँ से कि उनका आना आसान है, उनको हमने ब्लॉक करना है, उन पे सर्विलेंस रखना है। और लाइन ऑफ कंट्रोल को इस तरीके से रीइंफोर्स किया जाए कि एक तरीके से हम जीरो लेवल ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कर सकें। और साथ में जो ये ऑपरेशन सिंदूर में मैसेज दिया है, इस तरीके के मैसेज तो देने ही देने हैं, उसके साथ में हमने अपना लाइन ऑफ कंट्रोल को रीइंफोर्समेंट करना चाहिए। और उसको अभी जो पोरस मतलब कोई भी आ जाता है वो बंद करो, और इस तरीके से कर दो कि आप आईबी लेवल पे जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उस लेवल पे तो नहीं ला सकते हो, लेकिन इतना ला सकते हो कि आपके पास 24/7 सर्विलेंस है। नाइट विजन डिवाइसेज हमारे पास बहुत हैं, इन्फेंट्री बटालियन में भी बहुत हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि उसके मूवमेंट जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए अंदर आना कश्मीर में बंद हो। सर, आपने कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान वाला इलाका है वहाँ पर एलसी के जो हालात हैं वो तो बता दिए, लेकिन आप अरुणाचल में भी पोस्टेड रहे। वहाँ पर तो बगल में एक और अग्रेसर बैठा हुआ है, वहाँ पर होने गुजरने वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्या स्थिति रहती है एलएसी पे अलोंग चाइना? आई कमांडेड ए ब्रिगेड, 5 माउंटेन ब्रिगेड इन अरुणाचल अलोंग में। हमारे पास भी 2-3 डिस्प्यूटेड एरियाज हैं उस ब्रिगेड में। करीब उस ज़माने में, अभी तो वो ब्रिगेड पूरा एक डिवीज़न बन गया है, उस ज़माने में 450 किलोमीटर्स एक ब्रिगेड कमांडर उस एरिया को देखता। 450 किलोमीटर्स ऑफ एलएसी, इतना स्ट्रेच को मैं देखता था। और उन डिस्प्यूटेड एरियाज जो कि मैं बोलूँगा कि एक मैकमोहन लाइन ड्रॉ किया गया था।
मैकमोहन लाइन ज़्यादातर रिज लाइन को फॉलो कर रहा है, पर कहीं कुछ रिलीजियस बिलीफ के लिए, जैसे पोतरांग लेक है जो हमारे एरिया में थी, तिब्बतन्स का बिलीफ था कि पोतरांग लेक का एक सर्कल लगाने से उनको शायद मोक्ष मिल जाएगा, तो वहाँ पे रिज लाइन को छोड़ करके मैकमोहन लाइन को ड्रॉ किया गया। तो जहाँ जहाँ पे रिज लाइन है वहाँ पे कोई डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, पर जहाँ पे रिज लाइन को छोड़कर, रिज लाइन मतलब हाईएस्ट पीक, उसको छोड़ करके जहाँ पे भी ये मैकमोहन लाइन को ड्रॉ किया गया वहाँ पे डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। और डिस्प्यूटेड एरियाज भी कितने हैं, इलाका जैसे 5-10 किलोमीटर का है। दैट इज चाइना ऑल्सो क्लेम्स हमारा है, वी ऑल्सो से हमारा है, तो वो है डिस्प्यूटेड एरियाज। और हमारा एग्रीमेंट उनके साथ में ये था कि भाई न आप वहाँ पे परमानेंट मोर्चे बनाओगे ना हम बनाएंगे, आप पेट्रोलिंग कर सकते हैं हम भी पेट्रोलिंग कर सकते हैं, तो उनको हम पेट्रोलिंग से कवर करते थे। पर कई बार दोनों के पेट्रोल आपस में क्लैश होते थे। अच्छा, किस तरह के क्लैश? फिजिकल क्लैश होते थे, जिसके अंदर की फाइट भी आपस में आपकी हुई? आपकी कंपनी की हुई? मैं ब्रिगेड देख रहा था। तो हमारे पेट्रोल की होती थी। हाँ, लेकिन आपको वो सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता था। जो इस तरीके की पेट्रोल क्लैश जब होती थी तो हमारा जो भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो हम करते थे कार्रवाई। हमारे जवान किस तरह की इंजरीज सस्टेन करते थे उस दफे? ज़्यादातर पत्थर, स्टोन्स की, क्योंकि फायरिंग उन्होंने भी नहीं खोला था, फायरिंग हम भी नहीं खोलते थे, क्योंकि एक बार फायरिंग शुरू हो जाए तो फिर कोई लिमिट नहीं है, फिर एस्केलेशन ही, आप एस्केलेशन लैडर चढ़ गए फिर तो। फिर एक लैडर में बहुत ऊपर चले जाते हैं। बट फिजिकल क्लैश हुआ करती थी, उसको हैंडल करना मेजर चैलेंज होता था एज ब्रिगेड कमांडर, कि किस तरीके से आपको अपना जो डिस्प्यूटेड एरिया उसको पेट्रोल करना ही करना है, सर्विलेंस करना ही करना है, एट द सेम टाइम यकीन करना है कि वो परमानेंटली आकर के वहाँ पे नहीं बैठ जाएं। तो इट वाज ए रूटीन, पेट्रोलिंग वाज ए रूटीन। सो इस तरीके का चैलेंजेस थे वहाँ पर, जो मैं बोलूँगा कि जैसे कश्मीर में आतंकवाद का चैलेंज है, वहाँ पे डिस्प्यूटेड एरियाज को मैनेज करना, दैट वाज द मेन इशू। और 5 माउंटेन ब्रिगेड जो है ऐतिहासिक हिंदुस्तान की आर्मी का सबसे पुराना ब्रिगेड है, ओल्डेस्ट ब्रिगेड ऑफ इंडियन आर्मी। 5 माउंटेन, अरुणाचल अलोंग में ये ब्रिगेड है हमारा। तो सर ये मतलब LAC की बात हो रही है, बार बार सर्विलेंस की बात हो रही है, एक टफ टेरेन ऑब्वियसली होती है, एल्टीट्यूड की भी इश्यूज होते होंगे, लेकिन फिर भी सर्विलांस तो एक ज़रूरत है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। 24/7 के लिए सर्विलांस मुस्तैद और पक्के तरीके से हो सके, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं? एक तो देखिए कि मेरे को उस समय की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे था शायद 2011 to 2013, तब और आज में बहुत फर्क है। इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना को क्या एडवांटेज है कि लगभग जितने भी पास LAC के ऊपर पासेज हैं, दो पहाड़ के बीच में घाटियां हैं, वो रास्ते हैं, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया था कि उनकी वो व्हीकल्स में पास तक आते थे, सर्विलेंस करते थे और चले जाते थे। हमारे को कई पास में जाने के लिए 15-15 दिन तक पैदल चलना पड़ता था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में फ़र्क है, जो LAC के दोनों तरफ में काफ़ी फ़र्क है। तो अभी जो गवर्नमेंट ध्यान दे रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना, ताकि अपनी रोड्स जो है, हमारा संपर्क जो है, रोड नेटवर्क राइट अप टू द पास जाना चाहिए। तो आपको फिर सर्विलेंस करना, आपकी पेट्रोल को जाना और आना कितना इजी हो जाता है। और मैं जो बता रहा हूँ उदाहरण की 15 दिन की पेट्रोल है, कई बार कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो नींद नहीं आती थी ना कि आपकी पेट्रोल आउट है और उससे आपके 24 घंटे तक कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, इनकम्युनिकेटो है, आपको पता नहीं कहाँ पे। तो वो सिचुएशंस हमने हैंडल की हैं। पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी सुधार हो रहा है और सुधार करना चाहिए। जितना हमारा बजट है वो हमने डिफेंस वर्क्स होता है एक तो, जो कि बंकर बनाना, जो हर साल बारिश में टूटती हैं, उसकी बजाय हम अगर रोड्स पे बनाएं, जैसे चाइना ने LAC की उस तरफ कोई मोर्चे नहीं बना रखे हैं, पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे करके रोड नेटवर्क इतना बढ़िया किया है कि विद इन नो टाइम वो अपनी पूरा मोबिलाइजेशन कर देते हैं। और हमारे यहाँ पे थोड़ा सा इसमें पीछे ध्यान कम था, अभी हो रहा है और ज़्यादा ध्यान होना चाहिए कि जितना भी बजट जो नॉर्थ ईस्ट को मिल रहा है या इंजीनियर्स को मिल रहा है, वो ज़्यादातर हमारे को रोड्स
जो है कम्युनिकेशन, उस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो कि एक लॉन्ग टर्म रेडीनेस हमारे को देगा, एक डेटरेंस भी बनेगा। जैसे अगर हमारे रोड्स अच्छे हैं तो दुश्मन को डेटरेंस मिलता है कि भी कभी भी एकदम से मोबिलाइज होकर के आ जाएंगे। और रादर देन जो डिफेंस वर्क्स पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो नंबर 2 पे होना चाहिए। नंबर 1 पे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नेटवर्क्स, उसमें ध्यान देना है। और दूसरा सर्विलेंस, जो मैंने ट्राई किया था उस टाइम पर कि आपके पास टेक्नोलॉजी तो है लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है 24/7। ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए हमने हंटर्स हायर किए थे। हंटर्स जो लोकल वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको हंटर बना करके, क्योंकि चाइनीज पेट्रोल आता था, अगर उनको पकड़ भी लेता था ना तो वो बोलते थे कि हम तो हंटिंग के लिए आए, हंटिंग के लिए निकले। अच्छा। पर उसके पास एक हिडन मोटरोला सेट रहता था, जो एक तो आपसे कम्युनिकेशन मोटरोला से हमारे को वार्निंग मिल जाती थी कि चाइनीज पेट्रोल आ गया है। उसके बाद वो चाइनीज पेट्रोल को शेडो करता था हंटर। शेडो मतलब पेट्रोल जब अंदर आ गई है तो वो उसको पीछे पीछे छुपाव में शेडो करके हमें रिपोर्ट मिलती रहती थी भी कहाँ तक आ गए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी चल रहा है। तो ह्यूमन इंट जो है वो कॉन्सेप्ट, हंटर कॉन्सेप्ट शुरू किया था। तो सर्विलेंस इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी है। वी नीड द बेस्ट इक्विपमेंट फॉर द सर्विलेंस, बट हमारा प्रेजेंस 24/7, जो कि हम नहीं रह सकते एज पर और एग्रीमेंट। हमारी फोर्स डिस्प्यूटेड एरिया में 24/7 नहीं रह सकते। वो पेट्रोल ही कर सकते हैं, मतलब आप गुजर सकते हैं वहां से, आप जा सकते हैं, आप मोर्चे नहीं बना सकते हैं, आप अपना डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं, पर यू हैव समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। जैसे हंटर कॉन्सेप्ट है वैसे और कोई कॉन्सेप्ट ला करके आपने अपना इंटेलिजेंस। तो जो आप मोटरोला डिवाइसेस देते थे वो क्या होते थे? मतलब फोन होते थे, नॉर्मल फोन? नॉर्मल मोटरोला सेट जैसे छोटे वाले, हाँ, मोबाइल की तरह ही होता है। ओके, ठीक है सर। साल 2017 में आते हैं। आई गेस उस समय आप हिसार में पोस्टेड थे, स्ट्राइक कोर में जीओसी थे। जीओसी आर्मर डिवीजन में। और उसी साल अगस्त के महीने में एक आदेश आया जिसका मैं इंट्रो में भी जिक्र कर रहा था। पंचकूला की अदालत ने गुरमीत राम रहीम को, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख, उनको हिरासत में लेने का आदेश दिया, क्योंकि आरोप सिद्ध हो गए थे, सज़ा सुना दी गई थी कि गुरमीत राम रहीम हत्या और बलात्कार के दोषी है। दंगे हुए, 3 दर्जन के आसपास के लोगों की मौतें हुई। गुरमीत राम रहीम डेरा सच्चा सौदा आश्रम में घुसकर बैठा रहा, बाहर नहीं आया। डेरा की प्रॉपर्टी सीज करने का भी आदेश पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से आ गया था। डेरा खाली करने का आदेश दिया गया। मीडिया भर में खबर उड़ी कि भारतीय सेना, भारतीय फौज डेरा के अंदर घुस गई है, ये खबर उड़ी थी। और खबर उड़ने के कुछ देर बाद एक 35-40 सेकंड का एक वीडियो इंटरव्यू मीडिया के बीच में आया। उसमें आप मुखातब थे, आप मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। आप कह रहे थे कि अभी आर्मी दाखिल नहीं हुई है। क्या आर्मी को लेकर क्या कन्फ्यूजन हुआ था उस समय सर? हमें टास्क मिला था, मैं हिसार में आर्मर्ड कमांड कर रहा था, कि हमने डेरे को खाली करना है। तो डेरे को खाली करने के लिए हिसार से सिरसा करीब 60-70 किलोमीटर है। हम लोग मोबिलाइज हो गए। हमने डेरे को घेर लिया मतलब चारों तरफ से घेरा डाल दिया। और मीडिया ने दिखाना शुरू किया लगातार कि आर्मी डेरे के अंदर घुस गई है। उस वजह से सिरसा के अंदर लोगों में काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया, आक्रोश मतलब लोग धारा 144 लगा हुआ है। धारा 144 के तहत अपने घर से कोई बाहर नहीं निकल सकता है, 5 आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। लेकिन उस सब को तोड़ करके सिरसा के लोग सड़कों पे आ गए थे और कुछ लोग आत्मदाह करने की भी धमकी दे रहे थे। सेंसिटिव माहौल बना हुआ था। उस सेंसिटिव माहौल में सिरसा के डीसी भी थे वहाँ पर, और उनके लगातार मेरे संपर्क चंडीगढ़ से भी थे। अपने एडमिनिस्ट्रेशन उस समय श्री मनोहर लाल खट्टर साहब का था, जो हरियाणा में मुख्यमंत्री थे। तो उनकी सरकार की, मतलब आप पॉलिटिकल लाइन में नहीं जाएंगे लेकिन मैं तो जा ही सकता हूं, हाँ, कि उनकी सरकार की विशेष कृपा रही गुरमीत राम रहीम पे जी। तो हमें जो उस समय जो मेरे दिमाग में आया कि भी किसी तरीके से सबसे पहले डेरे को खाली तो हम कर लेंगे, घेर लिया है,
लेकिन सिरसा की लॉ एंड ऑर्डर को प्रायोरिटी दिया जाए, सिरसा की लॉ एंड ऑर्डर को कैसे नॉर्मल किया जाए, ताकि ये जो हमारी जो कॉर्डन है वो सिरसा और डेरे के बीच में हम लोग आ गए हैं एक तरीके से। उधर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है, जो भी हमारी जवाबदारी है, डेरे को खाली करना ये भी हमारी जवाबदारी है। तो मैंने एक 40 सेकंड का, जैसे आप बोल रहे हो ना, दुनिया का हर चैनल सिरसा में था, उनसे बात कोई नहीं कर रहा था, और मैंने एज एन ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट कि भी ये अभी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है कि मैं मीडिया के सामने कम से कम एक चीज़ जो गलत मीडिया शो कर रही है उसको क्लैरिफाई किया जाए कि भाई डेरे में घुसे नहीं है। क्योंकि उस की वजह से ही सिरसा में शायद कोई ऐसी घटना हो सकती थी जो कि उस हालात में ठीक नहीं होता। तो मैंने अपना डिसीजन लिया और मैं मीडिया, कम से कम भी कोई 100 के आसपास चैनल्स वहाँ पे थे। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सवाल पूछा, लेकिन मेरा एक ही टारगेट था जो मैंने बोला है। आप वो इंटरव्यू अभी भी यूट्यूब के ऊपर है, आप देख लेना। मैंने एक ही मैसेज दिया है कि आर्मी अभी डेरे में नहीं घुसी है और फिलहाल में इमीडिएटली ऐसा कोई प्लान भी नहीं है। मैंने बोला, जो मैं दोबारा बोलता हूँ कि सिरसा के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने मेंटेन रखा है, और मैं उनकी जितनी तारीफ कर सकता तारीफ मैंने की। और आखिरी में यही बोला कि मैं मीडिया के जरिए लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आर्मी अभी तक डेरे में नहीं घुसी है और न ही कोई इमीडिएटली ऐसा प्लान है। तो इससे कुछ कम कंडीशन को कम डाउन करने में कुछ हुआ इससे? 100%। ये इंटरव्यू जैसे ही आया है टीवी के ऊपर, हमने ग्राउंड पे देखा है सिरसा की हालात एकदम से नॉर्मल होना शुरू हो गया। आप समझ रहे हो, कई बार ऐसे मौके आते हैं कि शायद 100 राउंड्स ऑफ फायर, 100 गोलियां भी आप वो काम नहीं कर सकती जो एक स्टेटमेंट कर देता है। तो एक स्टेटमेंट, और उसके बाद 24 घंटे तक ये स्टेटमेंट मेरा लाइव चला है हर चैनल के ऊपर, हिंदी इंग्लिश सब में। और इसी एक मीडिया इंटरव्यू ने, अभी ये केस स्टडी भी बन गया आर्मी के अंदर। पहले आर्मी में बोला जाता था कि मीडिया से थोड़ा दूर रहो, अभी ये उदाहरण दिया जाता है कि किस तरीके से आप मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो, सही मौके पे किस तरीके से आप मीडिया का इस्तेमाल करके उस ऑपरेशन के अंदर भी कामयाबी हासिल कर सकते हो। सर, आर्मी और मीडिया के रिलेशन पे आ जाएंगे, लेकिन एक बात बताइए सर, उस जो आपका स्टेटमेंट था, उस मैंने, अब मुझे करेक्ट भी कर दीजिएगा, कि कुछ आपके सीनियर या डिफेंस मिनिस्ट्री के कुछ ऑपरेटिव्स बड़े खुश नहीं थे आपके मीडिया में आकर बयान देने थे, क्या हुआ था? क्या होता है, एक आर्मी में एक प्रोटोकॉल है कि आपको मीडिया इंटरेक्शन से पहले एक प्रेस रिलीज बनाना पड़ता है और फॉर्मल परमिशंस लेनी पड़ती हैं, जो कि एक प्रोसीजर है, एक प्रोटोकॉल है। लेकिन ये सिंस उसमें टाइम लगता है, अगर हम ये सब किए होते ना तो ये पहले हमारे हेडक्वार्टर से कोर हेडक्वार्टर, फिर कमांड हेडक्वार्टर, फिर आर्मी हेडक्वार्टर, तो मतलब कई चैनल्स बीच में आ जाते हैं और ये परमिशन आने में शायद इतना वक्त लग गया होता जो कि उस समय वहाँ पे स्थिति खराब हो सकती थी। तो ये एक ऑपरेशनल डिसीजन मैंने लिया है, और जिन्होंने भी पूछा मेरे से, मैंने एक ही चीज़ बोली और मैं आज भी बोलता हूँ कि इट वाज एन ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। जो मेरा मीडिया के सामने आना एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट था, और उस जमीन के हालात की सेंसिटिविटी, नज़ाकत को देखते हुए हमने डिसीजन लिया है। मैन ऑन ग्राउंड, मैं हमेशा बोलता हूं कि जो मैन ऑन ग्राउंड डिसीजन लेता है ना, वो सही लेता है। मैंने लागू भी किया है और मैंने खुद भी यही किया है पूरी सर्विस में, कि अगर मेरे नीचे वाला कोई डिसीजन लेता है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं कि ही इज द मैन ऑन ग्राउंड, वो नहीं लेगा तो कौन लेगा। वैसे ही जब मैं ग्राउंड के ऊपर हूं और मैंने ये ठीक समझा है, एक जनरल ऑफिसर कमांडिंग हूं एक डिवीजन का, तो मैं क्या गलत तो नहीं सोचूंगा ना। नहीं। तो जो हमने सोचा किया, कुछ लोग नाराज भी हुए तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोई उसको ज्यादा महत्व नहीं देता हूं। पर मुझे खुशी है कि सिरसा में बिना एक कैजुअलिटी के हमने डेरा खाली किया, जो शायद ऑपरेशन खुखरी से लिंक है, क्योंकि ऑपरेशन खुखरी में हम घेरे के अंदर थे या हम घेरे के बाहर थे। तो कुछ न कुछ मेरे को बोलते हैं ना कि सीखने को मिला ऑपरेशन खुखरी में। ये मीडिया इंटरव्यू के बाद में हमने एक सीनियर सिटीजन का डेलीगेशन डेरे के अंदर भेजा है विद ए मैसेज
कि आर्मी ने घेर लिया है, मारे जाओगे, बाहर आ जाओ। सर, आपने उस इंटरव्यू में कहा था कि लोगों ने पूछा कि आप डेरे के अंदर गए, तो आपने कहा कि नहीं गया नहीं हूँ लेकिन जाऊंगा। गए थे आप अंदर? आई हैड प्लान्स टू गो, बट बिफोर गोइंग माई सेल्फ मैंने एक डेलीगेशन भेजा है सीनियर सिटीजन का, जो अंदर जा करके उन लोगों को इतना मैसेज दे दे कि भाई आपको घेर लिया गया है, अभी आर्मी अटैक करेगी, आप सब कैजुअल्टी हो जाओगे, सरेंडर कर डालो। इसी में भलाई है कि आप, और ये मैसेज मिलने के बाद वो लोग एक एक करके बाहर आना शुरू हो गए हैं, और बिना फायरिंग के, बिना मिलिट्री ऑपरेशन के, बिना खून खराबे के हमने डेरा खाली किया है। कई लोग इसकी तुलना शायद ऑपरेशन ब्लू स्टार से भी करते हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। वो एक अलग माहौल था, अलग माहौल, अलग भीड़, अलग सिचुएशन थी, सिचुएशन अलग थी। लेकिन हमने डेरा खाली किया जो कि बिना किसी खून खराबे के लिए, एकदम शांति से। और अपना टास्क, हमारे आर्मी में क्या होता है, टास्क हमारे लिए जरूरी है, हमने अपना टास्क करना। मेरा टास्क क्या था, डेरे को खाली करना, जैसे भी हुआ करवा। कैसे करना है वो मेरे ऊपर है ना। एक होता है डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ कमांड। डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ कमांड बोलता है क्या करना है वो बताइए, कैसे करना है वो मत बताइए। कैसे करने के तरीके हजार होते हैं ना, कैसे करना है तो मेरे पे छोड़ दीजिए। तो मेरा जो टास्क है, मैंने क्या करना है वो मैंने हासिल किया। आपको रिजल्ट क्या चाहिए वो बताइए बस मुझे। हाँ, वो मैं हासिल करूंगा। कैसे करूंगा, बहुत से पेरेंट्स, मैं पॉजिटिव पेरेंटिंग की भी बात करता हूँ आजकल, बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चे को बताते हैं कैसे करना है। बच्चा कभी कामयाब होगा ही नहीं, उसको उड़ने दीजिए ना। कैसे उड़ेगा वो उड़ेगा तब जब आप सिर्फ बताएंगे बेटे आपने ये करना है। कैसे करना है उस बच्चे को सोचने दो, उस बच्चे को अपने आप को अप्लाई करने दो, क्योंकि कैसे करने के तो कई सारे तरीके हैं। बच्चा सोचेगा मैं इधर से जाऊं उधर से जाऊं। अगर आपने बोल बेटा इधर से जाओ, ये करो, रास्ते में ये मिलेगा, फिर ये करना, बच्चा कैसे सीखेगा। सो आई एम डाइग्रेसिंग, मैं शायद टॉपिक से बाहर जा रहा हूं। नहीं, पर ये एक मैसेज है जितने भी पेरेंट्स हैं। आपके पेरेंटिंग की आपने बात की, और मुझे आपके कई सारे वो लेक्चर और पॉडकास्ट याद आ गए जिसमें आप ये कहते हैं कि देश के युवाओं को फौज में जाने से कतराना नहीं चाहिए। और आपने कहा कि फौज में लाइफ लेविश नहीं है, लेकिन वो ज़रूरी है, एसेंशियल ड्यूटी है वो आपकी। बिल्कुल सही है। अगर आपने सिर्फ एक रोजगार करना है, एम्प्लॉयमेंट करना है तो कहीं भी जाइए, पर अगर जिंदगी जीना है ना, लाइफ जीना है, तो फौज में आइए, मिलिट्री में आइए। क्योंकि जो लाइफ आपको मिलिट्री में मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। पैसे में मत देखिए, पर जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और उस लाइफ को अगर अच्छे से जीना है ना, तो फोर्स में आइए। बिल्कुल 100%। सर, आर्मी के अभी के स्ट्रक्चर पे आपका क्या सोचना है, गिवन रिक्रूटमेंट और जो तमाम चीज़ें हैं, अग्निवीर खासकर, क्योंकि जब अग्निवीर योजना सामने आई थी तो मैं ग्राउंड पर था उस समय। यूपी बिहार के कई शहरों में ट्रेनें जलाई गई थीं, इस तरह के बवाल हुए थे, लोग नाखुश थे। और इवन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें भी फिर से एक, मतलब कुछ भी होता है जहाँ पे भी आर्मी इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे अग्निवीर को लेके सवाल उठने लगता है कि ये कितनी सही योजना थी, कितनी गलत योजना थी, ये इस तरह की बातें होने लगती है। क्या टेक है सर आपका इस पे? मैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल था रिक्रूटिंग में, तब अग्निवीर के बारे में हमसे भी कमेंट्स मांगे जाते थे, और ये प्रोसेस वाज इवॉल्विंग, इसके बारे में बातचीत होती रहती थी। तो शायद जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि आर्मी शिफ्ट हो रही है, मिलिट्री शिफ्ट हो रही है, मैन पावर इंटेंसिव से इक्विपमेंट इंटेंसिव। सिंदूर में आपने देखा, अभी इक्विपमेंट की महत्व ज़्यादा होने वाली है आने वाले टाइम में। हमारे जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट, तो ये प्रोसेस आज नहीं है, काफ़ी टाइम से शुरू हो चुका है कि शिफ्ट इन मिलिट्री फ्रॉम मैन पावर इंटेंसिव। 62 की लड़ाई चाइना ने कैसे लड़ी थी, मैन पावर इंटेंसिव। चाइनीज वेव्स आते थे एक के पीछे एक, उसके बाद चाइना हैज मूव फॉरवर्ड। चाइना एक मैन पावर इंटेंसिव PLA से अभी इक्विपमेंट इंटेंसिव हो चुका है, हम भी हो रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैन पावर को आप डाइल्यूट कर सकते हैं, क्योंकि मैन बिहाइंड द मशीन, उस मशीन को ऑपरेट कौन करेगा, हमारा सिपाही।
उसको मेंटेन कौन करेगा? हमारा सिपाही। तो ऐसा कुछ नहीं करें कि हमारे एक सोल्जर का, एक सिपाही का मोटिवेशन डाउन हो। और ये जो कारण है वो भी मैं आपको ज़्यादा इसमें बहस करने की जरूरत वैसे है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ क्या हुआ है कि अगर आपने मैन पावर इंटेंसिव से इक्विपमेंट इंटेंसिव की तरफ जाना है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आपने शिफ्ट करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ। डिफेंस बजट आपका है, पहले हमारा ज़्यादातर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रहा था, अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं रेवेन्यू से कैपिटल एक्सपेंडिचर, ताकि आप हथियार खरीद सकें, टेक्नोलॉजी खरीद सकें। उसी के मेन जो मुद्दा यही था जिसकी वजह से शायद अग्निवीर को लाया गया है। लोग कुछ भी बोलते होंगे, पर मेन कारण यही है कि आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करें और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाएं। पर फिर भी मेरा ये कहना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के बहुत तरीके हैं, पर अगर आप डाइल्यूट करोगे ना अपने सिपाही का मोटिवेशन, हमारा सिपाही हमारी मिलिट्री की सबसे बड़ी ताकत है। आज के दिन जो हिंदुस्तान की मिलिट्री है, ये सबसे बड़ी ताकत हमारा सिपाही है। ऐसा कुछ नहीं करें कि उसका मोटिवेशन, उसका मोराल डाउन हो। उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो कोई भी लेमैन, कोई भी आम आदमी बोलेगा हाँ यार, जब एक हमारा सिपाही लड़ाई के मैदान में जाए तो उसको फिक्र नहीं होनी चाहिए कि मेरे को कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। उसको ये ब्रिटिशर्स कोई बेवकूफ तो नहीं थे ना जो उन्होंने शुरू किया था ये सिस्टम पूरा। तो इंडियन फोर्स या इंडियन मिलिट्री हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी। तो अभी ऐसा कुछ करें कि इस सिपाही को जब लड़ाई के मैदान में जाए तो अपने घर की फिक्र हो, अपने बाद अपने फैमिली की, अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की फिक्र हो, तो क्या अच्छे से लड़ेगा? वो तभी लड़ेगा ना जब उसको कोई पीछे की परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है। तो मेरा पर्सनल टेक है कि शायद जो है ये पेंशन जो पहले सिपाही के लिए अश्योर्ड थी, अगर वो शहीद होता है तो उसके परिवार को, उसके बच्चों को, उसकी माँ बाप को पीछे एक स्ट्रेंथ मिलती है उसको, इसको डाइल्यूट नहीं किया जाए। उसका मोटिवेशन, उसका मोराल डाइल्यूट नहीं किया जाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम अभी तीसरी, अब चौथी तो बन गए, तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। नहीं सर, उस पर भी कंटेंट है, अभी चौथी वाला भी लफड़ा है। तो पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के बहुत रास्ते हैं, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करने के भी बहुत तरीके हैं। लेकिन ये तरीका लगाना कि भाई इसकी पेंशन बंद कर दो ताकि हम इस पैसे को हथियार खरीदेंगे, ये गलत। अभी रिक्रूटमेंट की क्या स्थिति है सर देश में? फौज में रिक्रूटमेंट की स्थिति क्या है? बार बार ये जो हम लोग इंटरव्यू के पहले ही बात कर रहे थे कि सीट एलोकेशन, वैकेंसी एलोकेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्या है सर स्थिति अभी? दो तरीके की वैकेंसीज में रिक्रूटमेंट होता है। एक को बोला जाता है ऑल इंडिया ऑल क्लास, एक होता है फिक्स्ड क्लास। सिर्फ दो वैकेंसीज हैं, दो तरीके की। तो जो ऑल इंडिया ऑल क्लास की वैकेंसीज हैं उनको पॉपुलेशन के हिसाब से पूरे देश को बांटा जाता है, हर स्टेट को। पर जो फिक्स क्लास है उसको नहीं बांटा जाता, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर क्लास और कम्युनिटी की वजह से एक पर्टिकुलर एरिया को मिल जाती है। जैसे सिख है तो पंजाब में, जाट है तो फलाने स्टेट में, तो उसको बोला जाता है फिक्स क्लास वैकेंसीज। और जो ऑल इंडिया ऑल क्लास है वो पूरे देश की वैकेंसीज है। तो मेरा कहना यह है कि हम अगर 100 वैकेंसीज हैं और 100 में से अगर 20 वैकेंसीज फिक्स क्लास की हैं और 80 मान लो, फर्ज करो 80 जो है ऑल इंडिया ऑल क्लास की है, तो अब 100 को बांटिए ना। अब 100 में से 20 अगर मान लो आपने पर्टिकुलर उसको दे दी और 80 को आपने बांट दिया, तो शायद बराबर तो नहीं हुआ। ये मुद्दा पार्लियामेंट में भी कई बार उठा है और ज़्यादा कुछ इसमें मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। आप 100 को बांट दीजिए और जो फिक्स क्लास में भी जा रही है किसी स्टेट को या किसी रीजन को, वो भी 100 में से डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाएंगी ना। आप समझ पा रहे हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहे हो पर वो 80 कर रहे हो जो कि ऑल इंडिया ऑल क्लास है, वो बराबर बांट रहे हो, वो 20 का जिक्र नहीं कर रहे हो। तो अगर 80 में से किसी स्टेट को मान लो अपना शेयर मिल गया और 20 में से भी उसको मिल गया, तो 20 वाला तो बोनस है, डिस्क्रिपेंसी हो गई। तो बेसिकली
मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, जो है कि हम इस तरीके से वैकेंसीज को बांटें कि 100 की 100 वैकेंसीज पूरे देश को, हर स्टेट को बराबर पॉपुलेशन के हिसाब से बांट दिया जाए। उसमें उसके हिस्से में कितना फिक्स क्लास आएगा, कितना ऑल इंडिया ऑल क्लास आएगा, वो इट्स ए मैटर ऑफ आई थिंक मैथमेटिक्स। ये एक डिस्क्रिपेंसी है जो शायद वी नीड टू एड्रेस, बिकॉज आज के दिन अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर इशू है देश के सामने, और उसको अगर हमने एड्रेस करना है तो हमने पूरे हर स्टेट को बराबर लेके चलना है। और अगर किसी स्टेट को फिक्स क्लास की वैकेंसी ज़्यादा मिल रही है, उतना उसको कंपनसेट कीजिए, और ऑल इंडिया ऑल क्लास में उसकी उतना शेयर कम हो जाएगा, इतना ही तो है। तो शायद आई डोंट नो मैं आपको समझा पाया हूँ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपका पॉइंट, मैं समझ रहा हूँ। बस यही है और कुछ नहीं, कि ऑल इंडिया ऑल क्लास और फिक्स क्लास दोनों को मिला करके बांटा जाए पूरे देश में, न कि फिक्स क्लास को एक पर्टिकुलर स्टेट को फिक्स दे दिया और बाकी 80 को आपने बांट दिया। यही फर्क मे बी, लेकिन होगा लागू जब भी अगर होती है व्यवस्था, तो इसके अपने नुआंसेस सामने आएंगे और इस पर एक अलग किस्म का प्रोटेस्ट भी देखने को मिल सकता है। वो बहरहाल वो समय के पेट में है। सर, अब आप प्रोक्योरमेंट में रहे, प्रोक्योरमेंट को लेकर देश में बहुत सारी बहसें हो रही हैं। आईएएफ चीफ का बयान आ रहा है, टाइम से मिलने को लेकर, चीज़ों के, हथियारों के, इक्विपमेंट के टाइम से मिलने को लेकर बार बार बातचीत हो रही है, और ही इज़ वेरी वोकल अबाउट इट। और इवन व्हेन वी टॉक अबाउट the weapons we used in Operation Sindoor, L-70, S-400, all the SAM missile system, Akash even, which you were a part of, तो इनके प्रोक्योरमेंट का तरीका, इनके प्रोक्योरमेंट में जो लगने वाला समय है, और उसकी जो खामियां हैं, मैं चाहता हूं उसको आपकी मदद से समझना। उसको हम यहाँ पे बातचीत से नहीं समझ पाएंगे मुझे लगता है, तो हम लोग इस पे थोड़ा सा ग्राफिकल मदद से समझेंगे। इस पे चलते हैं। तो सर, प्रोक्योरमेंट पे बात करते हैं, हम इस पे आ गए हैं, आप शायद बेहतरी से समझा पाए हमें, प्लीज़ बताइए। सिद्धांत, जैसे आप बोल रहे थे कि एयरफोर्स चीफ ने अभी बोला है कि डिले हो रहा है, प्रोक्योरमेंट में मेन मुद्दा है डिले, टाइम बहुत लग रहा है। तो जो उन्होंने वेंडर्स के लिए बोला है ना, वो बहुत अच्छा है, लेकिन हमने अपना जो सिस्टम ऑफ प्रोक्योरमेंट है, जैसे मैं डायरेक्टर रहा हूँ प्रोक्योरमेंट के अंदर, तो मैंने भी काफ़ी इसके अंदर रिसर्च और स्टडी किया है किस तरीके से हम अपने सिस्टम को भी सुधारें। कई बार डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को रिवाइज किया गया है, जो कि शुरू हुआ था 1990 में, उसके बाद में 2006 में बहुत बड़ा एक चेंज लेके आए। उसके बाद में हमने 2020 में इसका नाम ही बदल दिया, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को हमने बना दिया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर। ओके। लेकिन मेरा सिर्फ एक कहना है कि कुछ एक स्टेप्स हैं जो इसके अंदर हम भी अपने इंटरनली उसको शायद चेंजेस ला सकते हैं, प्लीज बताइए, सुधार करने के लिए। वेंडर ने डिले नहीं करना है, अच्छी बात है, लेकिन हम अपने प्रोसेस को कैसे शॉर्ट करें कि हमारा जो इक्विपमेंट के लिए जो प्रोक्योरमेंट का तरीका है उसमें क्या कुछ चेंजेस ला सकते हैं। मैं 1 मिनट सिर्फ स्टेप्स लिख रहा हूं जो कि प्रोक्योरमेंट के अंदर स्टेप्स हैं, और उसके बाद में मैं आपको समझा पाऊंगा कि किस तरीके से जो है ये स्टेप्स को प्रोक्योरमेंट में किया जाता है। इतना अच्छा हैंडराइटिंग तो शायद मेरा नहीं है, लेकिन नहीं सर, क्या बाकमाल हैंडराइटिंग है। मेरी देख लेंगे, आप कहेंगे चिड़िया की टांग। क्या होता है कि सबसे पहले GSQR बनाए जाते हैं। GSQR मतलब आपको चाहिए क्या, आर्मी या मिलिट्री सबसे पहले डिसाइड करती है हमें क्या इक्विपमेंट चाहिए। उसके GSQR मतलब क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स, उसमें क्या कुछ होना चाहिए, 10 किलोमीटर की मार करना चाहिए या 5 किलोमीटर की मार करना चाहिए, हमको बेसिकली चाहिए क्या। उसके बाद में हम RFP प्लॉट करते हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। अच्छा। जो वेंडर्स को जाता है कि हमारे को ये इक्विपमेंट चाहिए, वो उसका रिस्पॉन्स देते हैं। वो कमर्शियल बिड भी देते हैं और टेक्निकल बिड भी देते हैं। ठीक है। उसके बाद में TEC टेक्निकल इवेल्युएशन कमिटी, जो उसको इवेल्युएट करती है किसको, टेक्निकल बिड्स को, कि इजी मीटिंग द पैरामीटर्स, है ना। उसके बाद इक्विपमेंट जाता है ट्रायल्स के लिए, और ट्रायल्स में कम से कम भी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगते हैं कि जो हमारा एक्चुअल GSQR था उसको पूरा कर रहा है कि नहीं।
और कहाँ पे लेके जाते हैं उसको, एल्टीट्यूड ट्रायल्स, डेजर्ट्स के अंदर ट्रायल, अलग अलग क्लाइमेट्स में। हाँ, उसमें टाइम लगता है। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस होते हैं, उसके बाद डिलीवरी शुरू होता है। ये प्रोसेस, प्रक्रिया जो प्रोक्योरमेंट की है। तो इसके अंदर कुछ एक चेंजेस हम भी ला सकते हैं। जैसे ये TEC है। ये क्या है? टेक्निकल इवैल्यूएशन कमिटी, जो ऑन पेपर ट्रायल कर रही है। तो क्यों जरूरत है? हम सीधे ट्रायल पे हैं, सीधे ऑन पेपर ट्रायल करके हम कम से कम भी 1 साल लगा रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद इक्विपमेंट को कहाँ ला रहे हैं? ट्रायल्स, फील्ड ट्रायल्स के लिए। जब आपके पास इक्विपमेंट वेंडर लेके आ रहा है, नो कॉस्ट नो कमिटमेंट, आपको कोई भी उसको जो है कॉस्ट या कमिटमेंट देना नहीं है कि हम आपको ले रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहा हूं। आपका जो भी एक्सपेंडिचर है वो आपका है। ट्रायल्स के लिए इक्विपमेंट लेके आना है आपका। मान लीजिए उदाहरण समझा दे रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ कि एक मिसाइल है। हमने एक मिसाइल के लिए GO² देख के RFP कर लिया, फिर मिसाइल उसने वेंडर ने हमें दे दी, फलाना वेंडर ने बोला कि ये मिसाइल सर आपके लिए रेडी है। अब हमारा कोई बाउंडेशन नहीं कि हम उसको खरीदें अनटिल अनलेस वो हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है कि नहीं। तो एक बार हम टेक में हम उसका एक बार वो करेंगे, TEC में हम उसका TEC में पेपर ट्रायल करेंगे, ओनली ऑन पेपर्स, कि आपने जो अपना टेक्निकल बिड दिया है इसमें पैरामीटर्स आप मीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फिर हम फील्ड ट्रायल्स कर रहे हैं। तो ये दोनों को हम क्लब कर सकते हैं। हम TEC को बिल्कुल हटा भी सकते हैं। TEC जब आपने उसको ग्राउंड पे देखना है इक्विपमेंट को, तो आप डायरेक्ट ग्राउंड पे लेके जाइए। पहले ऑन पेपर आप उसकी TEC, टेक्निकल इवैल्यूएशन कमिटी, उसमें क्या होता है, मैंने भी TEC किया है कि सपोज आई फाइंड कि एक पैरामीटर को टेक्निकल बिड में वो मीट नहीं कर रहा है, मैं उसको चिट्ठी लिखता हूँ, फिर वो जवाब देता है नो आई विल मीट द QR। सो यू आर वेस्टिंग टाइम, पेपर वर्क ज्यादा हो रहा है। और जब आपने फील्ड में जा करके ग्राउंड पे ट्राई करना है, तो जैसे RFP आपके पास आ गया और उसमें मान लो 4 वेंडर, सीधे यहाँ पे आ जाओ, सीधे यहाँ आ जाओ। TEC की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है जिसमें कम से कम भी 1 साल, कई लोग बोलते हैं हम 1 महीने में कर देते हैं, नहीं होता है। अगर 10 वेंडर हैं, 10 के साथ आपने कम्युनिकेट करना है। किसी की टेक्निकल बिड में एक कमी है, आप उसको चिट्ठी लिखोगे, वो जवाब देगा और उसका जवाब हमें ऑनर करना है। अगर वो बोलता है नो आई एम मीटिंग द QR, देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट। सो मेरा कहने का मतलब है आप TEC मत कीजिए, जो आप कम से कम भी 6 months to 1 year आप बचा पाएंगे। TEC करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आपने जैसे ही RFP फ्लोट किया, ट्रायल पे आ जाइए, सीधे ट्रायल के ऊपर लेकर के आइए। और जब ट्रायल हो रहा है, ट्रायल के साथ साथ में आप क्लब कीजिए कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमिटी। अभी क्या हो रहा है, ट्रायल में 1.5-2 साल लग रहे हैं। पास किया तो आप CNC पे जा रहे हो, फेल किया तो आप जितने वेंडर ट्रायल के लिए आए हैं, जब ट्रायल चल रहा है ना, उसी के दौरान आप CNC शुरू कर दीजिए, कंकरेंटली कीजिए। क्यों आपने सीक्वेंसली रखा हुआ है? तो उससे क्या होगा कि आपने कम से कम 3-4 वेंडर्स के साथ में नेगोशिएट कर रहे हैं। ट्रायल में क्या होगा, एक वेंडर अगर क्वालिफाई होता है, अब इसको मालूम है कि जो मैं कॉस्ट बोलूंगा इनको लेना है। यू हैव मोर कंपटीशन टू नेगोशिएट द कॉन्ट्रैक्ट। जब ट्रायल हो रहे हैं ना, उसी टाइम पे आप उनसे नेगोशिएट कीजिए कि आपकी मिनिमम कॉस्ट कितना है। तो इन दोनों को आप कंकरेंटली कर सकते हैं। इसमें भी आपका 1 साल से 1.5 साल जो है लगना है। जब तक ट्रायल हो रहा है आप कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कीजिए। और सबसे बड़ी चीज है, इस प्रोसेस में हम जाते हैं L1 पे। जो हमारी कमिटी या जो भी है उसके पास कोई भी छूट नहीं है कि बेहतर इक्विपमेंट को हम ले पाए। कई बार क्या होता है, जब इक्विपमेंट आता है, कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट जो आपने GSQR बोले हैं उससे भी एडिशनल फैसिलिटी दे रहा है, आप उसको लेकिन कोई उसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देते हो। सिंपली L1 पे जाओ। L1 मतलब सबसे जिसकी कॉस्ट कम है। तो वी हैव टू चेंज द सिस्टम। अगर क्वालिटी बेटर चाहिए, एडिशनल फीचर्स जो लेके आ रहे हैं, आपको उसको एडिशनल उसके लिए कुछ मार्क्स देने चाहिए। आपने मांगा ये है, लेकिन उसके अलावा आपको इतनी फैसिलिटीज अगर कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट दे रहा है तो अच्छा है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, एक तो टाइम प्रोसेस को आप कैसे कम कर सकते हैं, एक क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, 2 चीजों पे। तो ये था इस हफ्ते का रखवाले का ये एपिसोड। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये भी लिख डालिए कि आप किसे देखना चाहते हैं अगले गेस्ट के रूप में।
वो आर्म फोर्सेस से भी हो सकते हैं, वो देश के एक उम्दा दर्जे के पुलिस अफसर भी हो सकते हैं जिसने किसी अपने स्टेट में बढ़िया काम किया, वो कोई भी एक ऐसा अफसर हो सकता है जिसकी वजह से हमारा आपका जीवन सामान्य गति से चलता बना रह सकता है। मैं हूं सिद्धांत, हमारे साथ थे आज के गेस्ट राजपाल पूनिया जी, कैमरे के पीछे हैं राशिद और आलिश, और इसके प्रोडक्शन में हमारी मदद की और रिसर्च में हमारी मदद की हमारे दोस्त मानस ने। आप ललन टॉप देख रहे थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।